अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फार्माकोलॉजी स्टार्ट करने लगे हैं जिसमें हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट है फार्माकोलॉजी का और दैट इज़ जनरल फार्माकोलॉजी। तो हम स्टार्ट करते हैं कि फार्माकोलॉजी होती क्या है। देखिए फार्माकोलॉजी टू ग्रीक वर्ड से ड्राइव है, दैट इज़ फार्माकोन। फार्माकोन कहते हैं ड्रग को या एक्टिव प्रिंसिपल को, ठीक है, ड्रग या एक्टिव प्रिंसिपल को। और जो लॉगिस कहते हैं स्टडी को, ठीक है, स्टडी या डिस्कोर्स। तो इस तरह हम इसकी डिफाइन इस तरह कर सकते हैं कि जो फार्माकोलॉजी है एक मेडिसिन की, बायोलॉजी की या फार्मास्यूटिकल साइंस की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं ड्रग एंड देयर एक्शन ऑन द लिविंग सिस्टम। जो भी बॉडी के अंदर जब भी हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करने से लेकर बॉडी से एक्सक्रीशन तक, ड्रग बॉडी के अंदर जो भी एक्शन परफॉर्म करती है, जहाँ जहाँ तक जाती है, उस सब स्टडी को हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। और इस तरह हम यूँ कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स हाउ ड्रग्स वर्क इन द बॉडी, दैट इज़ फार्माकोलॉजी, ठीक है। अब इसके अंदर चूँकि हम ड्रग को ही सारा डिस्कस करते हैं, ड्रग के बारे में ही स्टडी करते हैं, तो हम समझ लेते हैं कि ये ड्रग क्या होती है। देखिए जो ड्रग है ना, फ्रांसीसी वर्ड का ज़ुबान है ड्रोगो, और उससे ड्राइव है, इसका मतलब है ड्राई हर्ब, ठीक है, खुश्क जड़ी बूटी। तो हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ड्रग जो है कोई भी ऐसी केमिकल सब्सटेंस है जिसको हम किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने में है, क्योर करने में है, प्रिवेंट करने में, डायग्नोज करने में या अपनी सेहत को प्रमोट करने में यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ड्रग, ठीक है। तो अब ड्रग के सोर्सेज क्या हैं, ड्रग कहाँ कहाँ से ड्राइव होती है, तो इसके सोर्सेज आप समझ लेते हैं। तो 3 तरह के मेन सोर्स हैं, एक नेचुरल सोर्स है, एक सेमी सिंथेटिक है, सिंथेटिक है। अब ये नेचुरल सोर्सेज में क्या-क्या चीज़ आ जाती है, इसमें हमारे पास मिनरल्स आ जाते हैं, ठीक है, और प्लांट सोर्स आ जाते हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्सेज हैं जहाँ से हम नेचुरली तौर पर ड्रग्स हासिल करते हैं। अब मिनरल्स में फॉर एग्जांपल इसकी मैं आपको मिनरल्स की बेहतरीन एग्जांपल यूँ दूँ कि हमारे पास आयोडीन है, ठीक है। आयोडीन हम किसे यूज़ करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड डिजीज़ के। इसके अलावा हमारे पास आयरन है, ठीक है, आयरन दैट इज़ मिनरल, इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास और भी काफ़ी सारे मिनरल्स हैं जिसको हम मुख्तलिफ डिजीज़ के तौर पर यूज़ करते हैं। इसके अंदर मरकरी है, इसको हम साइफिलिस में यूज़ करते हैं। अब प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर काफ़ी सारी हम ग्लाइकोसाइड्स हासिल करते हैं, इसके अलावा अल्कलॉइड्स हासिल करते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम प्लांट्स हासिल करके एज अ ड्रग के तौर पर यूज़ करते हैं। और एनिमल सोर्सेज में भी हम काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे हार्मोन्स हैं, जैसे इंसुलिन है जिसको हम एनिमल से हासिल करते हैं एज अ ड्रग, डायबिटीज़ में यूज़ करते हैं। इसके अलावा काफ़ी सेक्स हार्मोन्स हैं, इसके अलावा प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं जो कि हम एनिमल से हासिल करके एज अ ड्रग के तौर पर यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्स है इसके अंदर हम जनाब जो भी एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीबायोटिक्स हम ज़्यादातर फार्माकोलॉजी माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्स से हासिल करते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन है, वो भी किसी माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्स से ही ड्राइव हुई थी। दूसरे नंबर पे हमारे पास है ये सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक वो होती हैं जो कि होती नेचुरल सोर्स से हैं, लेकिन हम इनके अंदर लैब के अंदर थोड़ी-सी मॉडिफिकेशन करके एज़ अ ड्रग के तौर पर यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेरॉइड, स्टेरॉइड क्या है? इसके अंदर एग्ज़ाम्पल मैंने दिया इसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्चुअली जो ह्यूमन हार्मोन है कॉर्टिसोल, उससे ड्राइव किया हुआ है, ठीक है? एज़ अ स्टेरॉइडल ड्रग हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ सेमी सिंथेटिक एग्ज़ाम्पल हो गई। इसके बाद सिंथेटिक, सिंथेटिक वो होते हैं जो कि 100% आर्टिफिशियल होते हैं, हम टोटली लैब के अंदर प्रिपेयर करते हैं, ठीक है? और याद रखना कि मोर देन 90% ड्रग जो है ना, ये सिंथेटिकली तैयार की जाती हैं। इसके अंदर जितनी भी हमारे एंटीपायरेटिक्स आ जाती हैं, काफ़ी सारी एंटीबायोटिक्स हैं और काफ़ी सारे एंटीहिस्टामिन है, जितनी भी आपको मार्केट के अंदर जो मोस्टली ड्रग्स नज़र आती हैं, मोर देन 90% वो सिंथेटिक सोर्स से हम हासिल करते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर हमने ड्रग और इसके सोर्सेज पढ़ लिए। हम इसमें लास्ट में पढ़ने लगे हैं दैट इज़ सब डिवीजन्स या ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी। जो फार्माकोलॉजी हमने पढ़ी है इसके अंदर इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, इसको हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करते हैं तो आप समझ लें। अब देखिए इसके अंदर हम सबसे पहले फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोकाइनेटिक ये भी एक फार्माकोलॉजी की ब्रांच है। हम फार्माकोलॉजी में फार्माकोकाइनेटिक जगह जगह पे पढ़ेंगे। फार्माकोकाइनेटिक होती क्या है? फार्मा मीन्स ड्रग और काइनेटिक मीन्स मूवमेंट। इसके अंदर हम ड्रग की मूवमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। बॉडी के अंदर ड्रग की जितनी भी मूवमेंट है इसको हम आदमी एक एब्रीवेशन है ADME, ठीक है। इससे मतलब याद रखा जाता है फार्माकोकाइनेटिक। इसके अंदर हम ड्रग जब बॉडी में एडमिनिस्टर होती है उसमें अब्जॉर्प्शन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं इस फार्माकोकाइनेटिक के अंदर, ठीक है। और आगे फार्माकोडायनामिक्स, फार्माकोडायनामिक के अंदर हम किसी भी ड्रग का इफेक्ट, ठीक है, जो भी बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट बॉडी के अंदर, और ड्रग बॉडी के अंदर जिस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं, उस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को और उसके बायोलॉजिकल इफेक्ट्स को हम क्या करते हैं इसमें फार्माकोडायनामिक्स के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। इसके बाद है थेराप्यूटिक्स। थेराप्यूटिक्स ये भी एक फार्माकोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर हम
डिजीज़ के ट्रीटमेंट को पढ़ते हैं, ठीक है, और ट्रीटमेंट और ड्रग्स की प्रॉपर सिलेक्शन और यूज़ के बारे में हम इसके अंदर पढ़ते हैं थेरापेटिक्स के अंदर। इसके बाद है कीमोथेरापी। कीमोथेरापी भी एक फार्माकोलॉजी की ब्रांच है। इसके अंदर वो ड्रग्स आ जाती हैं जो कि हम सेल्स को किल करने के लिए यूज़ करते हैं। अब ये दो तरह की होती हैं, एक एंटीबायोटिक्स होती हैं, एंटी न्यूलेप्टिक्स होती हैं। एंटीबायोटिक्स में क्या करते हैं, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं, ठीक है, इन ड्रग्स के ज़रिए। काफ़ी सारे एंटीबायोटिक्स हैं, पेनिसिलिन है, सेफालोस्पोरिन्स हैं, अमीनोग्लियोसाइड्स हैं, ठीक है। अब अगले कीमोथेरेपी वाले चैप्टर के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। दूसरे एंटी न्यू प्लास्टिक्स। एंटी न्यू प्लास्टिक्स के अंदर एंटी कैंसरस ड्रग्स आ जाती हैं, ठीक है, जो हम कैंसर्स के लिए यूज़ करते हैं और हम कैंसरस सेल्स को किल करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी हम क्या करते हैं, हम ड्रग की स्टडी करते हैं इन मैन, ठीक है। किसी भी ड्रग्स की हम इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है, या बायोलॉजिकल थेरापेटिक इवेल्युएशन के लिए हम मैन के अंदर, इंसान के अंदर जो स्टडी करते हैं ड्रग्स की, उसको हम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। आगे टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी के अंदर हम जनाब ड्रग्स जो एडवर्स इफेक्ट शो करती हैं, जो एडीआर शो करती है, उन एडीआर्स को, ड्रग्स की टॉक्सिसिटी को स्टडी करने के लिए हम टॉक्सिकोलॉजी एक ब्रांच है फार्माकोलॉजी, इसके नाम टॉक्सिकोलॉजी में ड्रग्स की एडवर्स इफेक्ट को स्टडी करते हैं। आगे फार्माकोग्नोजी ये होता है कि हमारे पास जो क्रूड फॉर्म में ड्रग्स होती हैं, ठीक है, उनको हम आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें एक साइंस है फार्माकोग्नोजी, साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। मतलब ये कि जो भी क्रूड फॉर्म में ड्रग्स आती हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी ड्रग है, ठीक है, वो नेचुरल सोर्स से भी हो सकती है, एनिमल सोर्स से भी हो सकती है, और हम उनको आइडेंटिफाई करके फिर एज अ ड्रग यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास है फार्मेसी। फार्मेसी जनाब ये एक ये ड्रग की जो भी हम प्रिपरेशन करते हैं, उनकी कंपाउंडिंग करते हैं, फिर डिस्पेंस करते हैं, ये सारी चीज़ें फार्मेसी में आ जाती हैं, ठीक है। फार्मेसी की डेफिनेशन है, ये भी एक फार्माकोलॉजी की ब्रांच समझ जाती है। आगे क्या है, पोसोलॉजी। पोसोलॉजी हम क्या करते हैं, ड्रग्स की डोजेज डिस्कस करते हैं। आप देखिए ड्रग्स की डिफरेंट डोजेज होती हैं, ठीक है, जो कि मार्केट में अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल जैसे सेफ्ट्राइजोन है, वो 250 में भी होती है, 500 मिलीग्राम में भी होती है, 1 ग्राम में भी होती है। मतलब डिफरेंट डोजेस को हम स्टडी करते हैं पोसोलॉजी ब्रांच के अंदर, ठीक है। आगे फार्मेको इकोनॉमिक्स, ये भी एक फार्माकोलॉजी की ब्रांच समझ जाती है। इसके अंदर क्या क्या करते हैं, हम ड्रग्स कॉस्ट को स्टडी करते हैं, ठीक है। मतलब एक ड्रग की कॉस्ट को दूसरी ड्रग से कंपेयर करते हैं और उसको डिटरमाइन करते हैं। आगे कंपैरेटिव फार्माकोलॉजी। कंपैरेटिव फार्माकोलॉजी में क्या होता है कि हम एक ड्रग की प्रॉपर्टीज़ को दूसरी ड्रग से, चाहे उसी क्लास की ड्रग भी हो सकती है, किसी और ग्रुप की ड्रग भी हो सकती है, वो एक ड्रग को दूसरी ड्रग से कंपेयर करते हैं, उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करते हैं। दैट इज़ कंपैरेटिव फार्माकोलॉजी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास हमने 3 चीज़ें पढ़ी। एक फार्माकोलॉजी पढ़ी, फार्माकोलॉजी होती क्या है, ठीक है, उसके अंदर ड्रग, उसके सोर्सेज पढ़े हमने, उसकी ब्रांचेस पढ़ी, ठीक है। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने जो पढ़ना है कि इसकी डिफरेंट रूट्स को डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि हम रूट को कैसे डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। आप रूट डिटर्मिनेशन ऑफ रूट दो तरह से कर सकते हैं, दो क्राइटेरिया हैं। एक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग, कि ड्रग की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। अगर ड्रग वाटर सोलुबल है, लिपिड सोलुबल है, उसकी पीएच मतलब एसिडिक है, बेसिक है, ये डिटरमाइन करती है आपने किस रूट से एडमिनिस्ट्रेट करनी है ड्रग। दूसरे नंबर पर है इसकी थेराप्यूटिक ऑब्जेक्टिव्स, कि आपको क्या इसका रैपिड ऑनसेट चाहिए, फौरी इफेक्ट चाहिए, या लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चाहिए, या फिर इसका आपको लोकल साइड पे कोई इफेक्ट चाहिए। तो ये दो चीज़ें आपको रूट डिटरमाइन करती हैं कि किस रूट के हमने के थ्रू आपने ड्रग एडमिनिस्टर करनी है। अब इसकी अगर हम क्लासीफाई करें कि दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक है लोकल इफेक्ट और दूसरा है सिस्टमिक इफेक्ट। अब लोकल इफेक्ट में यह रहता है कि जब हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं सिर्फ उसी जगह पे ही हमें इफेक्ट मिलता है, तो उसकी डिफरेंट रूट्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है टॉपिकल इफेक्ट। टॉपिकल इफेक्ट में ये होता है कि हम स्किन के किसी भी पार्ट पे ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो उसी जगह पे ही हमें इफेक्ट मिलता है। तो ये इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाती हैं, हमारे पास क्रीम्स आ जाती हैं, ठीक है। हमारे पास इसके अंदर काफ़ी सारी ऑइंटमेंट्स आ जाती हैं, ठीक है। इस तरह जेल्स आ जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम सिर्फ टॉपिक के लिए अप्लाई करते हैं, स्किन के किसी स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं, हमें इफेक्ट मिलता है। दूसरा रेक्टल इफेक्ट। रेक्टल में होता है कि हम रेक्टम के थ्रू अपनी ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास लोकल इफेक्ट भी मिलता है, इसके अंदर हमें सिस्टमिक इफेक्ट भी मिल सकता है अगर हमारी ड्रग पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँच जाती है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास ये एडवांटेज ये होता है रेक्टल पार्ट के थ्रू कि हमें जीआईटी का जो हार्श मैनेजमेंट है उससे बच जाते हैं, ठीक है। और हमें या फिर अगर हमारा पेशेंट जो है वोमिटिंग वगैरह कर रहा हो तो उससे हमारे अगर जीआई वाला, ठीक है। और दूसरी बात वोमिटिंग अगर पेशेंट कर रहा है तो उससे हमें रेक्टल पाथ के थ्रू हम एडमिनिस्टर करेंगे।
और हमें इस इफेक्ट मिल सकता है, सिस्टमिक भी मिल सकता है और टॉपिकल भी, लोकल भी मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है इंट्राथेकल या इंट्रावेंट्रिकुलर रूट। ये क्या होता है? अब देखिए, जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर है वो काफ़ी सारी ड्रग्स को हमारे सीएनएस के अंदर जाने से बचाता है, प्रिवेंट करता है या डिले करता है। अगर हमें किसी भी ड्रग का इफेक्ट सीएनएस में चाहिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चाहिए, तो ब्लड ब्रेन बैरियर एक बहुत बड़ा बैरियर है। तो उस बैरियर से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी ड्रग को जो है डायरेक्टली, जो हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसके अंदर हम डायरेक्टली ड्रग को इंजेक्ट करते हैं। और इस रूट को हम कहते हैं इंट्राथेकल या इंट्रावेंट्रिकुलर रूट कहते हैं। आगे इंट्रा एरिकुलर क्या होता है? इसके अंदर ये होता है कि हमारे पास जो सेनेवियल कैविटी है, जो हमारे पास सेनेवियल जॉइंट की जो सेनेवियल कैविटी है, सेनेवियल कैविटी के अंदर जो सेनेवियल फ्लूइड होता है, उसके अंदर हम डायरेक्टली जो है ड्रग इंजेक्ट करते हैं। उस रूट को कहते हैं इंट्रा एरिकुलर रूट। इसके अंदर हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह के लिए हम ये रूट यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है सिस्टेमिक इफेक्ट ये होता है कि इसके अंदर हमारे पास जो ड्रग है वो हमारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाकर फिर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होकर फिर साइट इफेक्शन पे जाती है। मतलब यह है कि ब्लड के थ्रू जो हमारी ड्रग है हमारे साइट इफेक्शन पे जाती है, उसे हम सिस्टेमिक इफेक्ट कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास दो रूट्स आ जाते हैं, एक हमारे पास है एंट्रल रूट, दूसरा हमारे पास पेरेंटल रूट। जो एंट्रल रूट क्या है? एंट्रल रूट हमारे पास है दो तरह की रूट है, एक ओरल है, दूसरा सबलिंगुअल या बकल रूट है। अब ये ओरल में क्या होता है? अब ये ओरल, अच्छा, एंट्रल रूट के अंदर, रूट के अंदर हम क्या देते हैं, माउथ के थ्रू हम कोई भी हमारी जो मेडिसिन है, ठीक है, उसको हम माउथ के थ्रू देते हैं। जैसे हमारे पास टेबलेट, कैप्सूल, सिरप्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये, इसका फ़ायदा ये है कि बहुत कॉमन है, कन्वीनियंट है, आसान है और इकोनॉमिकल भी है। इकोनॉमिकल कैसे है कि हमारे पास जो टेबलेट्स कैप्सूल हैं वो इंजेक्शन की निस्बत बहुत सस्ते मिल जाते हैं, इसलिए इकोनॉमिकल भी है और आसानी से हम स्वेलो कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास ओरल जो है, ओरल में क्या होता है कि हम कोई भी टेबलेट जो है, किसी टेबलेट या कैप्सूल किसी फ्लूइड के थ्रू हम स्वेलो करते हैं, ठीक है, अपने माउथ के थ्रू हमारे स्टोमक के अंदर ले जाते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात कि हमारे भी जो टेबलेट या कैप्सूल्स हैं, कोई भी डोजेज फॉर्म है, अगर हम ओरल रूट के थ्रू दे रहे हैं तो उसके हमारे पास एक डिसएडवांटेज ये होता है, क्योंकि इसने जीआईटी के अंदर जाना है, तो जीआईटी का जो हार्श इन्वायरमेंट है, स्टिक इन्वायरमेंट है, वो हमारी डोजेज फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर सकता है, डैमेज कर सकता है, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, अगर हमारे पास जो अनकोटेड टेबलेट हैं, ठीक है, अनकोटेड टेबलेट वो तो डिस्ट्रॉय होती हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ न कुछ अमाउंट में। अच्छा, हमारी जो कुछ हम डोजेज फॉर्म है उसको हम क्या करते हैं, उनके अंदर स्पेशल कोटिंग करते हैं, ठीक है। इसको इंटेरिकोटेड या एक्सटेंडेड रिलीज कहते हैं। अब ये कोटिंग क्यों करते हैं? इंटेरिकोटेड इसलिए करते हैं, या तो हमारी जो ड्रग्स हैं अगर एसिड लेबाइल हैं, मतलब एसिड से डैमेज हो जाती हैं, तो उसको हम इंटेरिकोटेड की ज़रूरत पड़ती है ताकि उस एस्टिक इन्वायरमेंट, जीआईटी का जो एस्टिक इन्वायरमेंट, उससे बचा सकें। या फिर अगर हमारी जो ड्रग्स हैं वो हमारे स्टोमक की म्यूकोजा को इरिटेट कर सकती हैं, डैमेज कर सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे एस्पिरिन है, तो उसके लिए हम इंटेरिकोटेड करते हैं, ठीक है। और जो ओमेप्राजोल है, ये हमारे पास, ये क्या करती है, ये एसिड लेबाइल होता है, इसको हम इंटेरिकोटिंग करते हैं। ये जो जीआईटी का एस्टिक इन्वायरमेंट है इसमें तो डिज़ोल्व नहीं होती, लेकिन जो बेसिक इन्वायरमेंट है इंटेस्टाइन का, इसके अंदर जाकर वो डिज़ोल्व, डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, तो ठीक है, तो इसलिए हम इंटेरिकोटेड करते हैं। अब दूसरी बात है कि एक्सटेंडेड रिलीज़ क्या होती हैं। एक्सटेंडेड रिलीज़ ये होता है कि हमारे पास कुछ ड्रग्स, ठीक है, उनको हम इस तरह उनकी प्रिपरेशन करते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी डोजेज फॉर्म, मेडिसिन से जो ड्रग है रिलीज़ होती रहती है, हमें इफेक्ट देता रहता है, ठीक है, इफेक्ट मिलता रहता है। अच्छा, इसके हम ख़ास तौर पर ये उन ड्रग्स के लिए करते हैं जिनकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मॉर्फिन है, इसकी हाफ लाइफ सिर्फ 2 to 6 आवर्स है, और हम इसका थेराप्यूटिक इफेक्ट लेने के लिए हमें कम अज़ कम मॉर्फिन को दिन में हमें 6 मरतबा देना पड़ता है, ठीक है, 6 मरतबा देना पड़ता है, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ 2 to 4 आवर्स है। तो हम क्या करते हैं, इसकी एक्सटेंडेड रिलीज़ फार्मूलेशन बनाते हैं। जब इसकी एक्सटेंडेड रिलीज़ फार्मूलेशन बनाएंगे तो 6 की बजाय हमें सिर्फ 2 मरतबा दिन में देना पड़ेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये एक्सटेंडेड रिलीज़ होगी, आस्ते आस्ते अपनी डोजेज फॉर्म से रिलीज़ होती रहेगी, हमें इफेक्ट मिलता रहेगा। तो हम ओरल फार्मूलेशन जो हैं अनकोटेड फॉर्म में होती हैं, ठीक है, और इंटेरिकोटेड भी करते हैं उन ड्रग्स को जो एसिड लेबाइल हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे ओमेप्राजोल है, हमारे स्टोमक को इरिटेट कर सकती हो, जैसे कि एस्पिरिन है, या फिर हमें एक्सटेंडेड रिलीज़ कर देते हैं ताकि उसका इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता हमें मिलता रहे, ठीक है, उसकी एडमिनिस्टर करने की फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, जैसे कि मॉर्फिन है, ठीक है। ये है ओरल फॉर्म। इसके बाद हमारे पास है सबलिंगुअल और बकल रूट। सबलिंगुअल बकल रूट में क्या है? सबलिंगुअल में ये होता है कि हम ये दोनों रूट के अंदर हम मुंह के अंदर अपनी जो डोजेज फॉर्म में मेडिसिन रख देते हैं, वो वहीं से डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, चंद ही सेकंड्स के अंदर। जो सबलिंगुअल रूट है, सबलिंगुअल रूट के अंदर हम क्या करते हैं, अंडर द टंग, ठीक है,
ज़ुबान के नीचे हम इसको अपनी ड्रग को रखते हैं, वहाँ से अब्ज़ॉर्ब हो जाता है। जबकि जो बकल रूट है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने क्या कहते हैं, चीक्स और गम्स के मिड में रख देते हैं, ठीक है। चीक्स और गम के बीच में रखते हैं, वहाँ से डायरेक्टली सिस्टम में सर्कुलेशन में अब्जॉर्व हो जाती है। अब इसका एडवांटेज क्या है, फ़ायदा क्या है इस बकर रूट और सबलिंगुअल रूट का? इसका एक फ़ायदा यह है कि हमारा जो जीआईटी का हार्श इन्वायरमेंट है, इससे ड्रग बच जाती है। दूसरी बात यह है कि रैपिड जल्दी अब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। ठीक है, इस तरह हमें इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा मिल सकता है। तो ये इसके हमारे पास एंटर रूट हो गया, दो ओरल और सबलिंगुअल या बकल। ओरल में मैंने बताया कि इसकी डिफरेंट प्रिपरेशंस होती हैं। अच्छा हाँ, अगर हम बात करें पेरेंटल रूट की, पेरेंटल रूट होता क्या है, ठीक है, अदर देन एंटर रूट, जो मतलब हम माउथ के बजाय किसी और रूट के थ्रू जब हम मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, ठीक है, जो डायरेक्टली सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाती है, डायरेक्टली सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाती है, इसे हम पेरेंटल रूट कहते हैं, ठीक है। इसका हमारे पास एडवांटेज क्या है, इसका फ़ायदा यह है कि हम उन ड्रग्स के लिए पेरेंटल रूट देते हैं जो कि जीआईटी से पोरली अब्जॉर्व, बहुत कम ऐसा बहुत कम अब्जॉर्व, जैसे कि हेपरिन है, या फिर हमारे स्टोमिक के अंदर अनस्टेबल हो, जैसे कि इंसुलिन है, ठीक है। और इसके अलावा या फिर हमारा पेशेंट जो है ओरली मेडिसिन ना ले सकता हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे अनकेशियस पेशेंट होते हैं, ओरली नहीं ले सकते, उसे हम इंजेक्शन फॉर्म में पेरेंटल रूट के थ्रू देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसका एक फ़ायदा यह है कि हम डोजेज फॉर्म को, इसकी अपनी जो डोज़ है, ड्रग की जो डोज़ है, पेरेंटल रूट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे ही कंट्रोल में होता है कि हम कितनी इसको ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करनी है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये इरिवर्सिबल है, एक मरतबा अगर इंजेक्ट हो जाती है तो हम उसे रिवर्स नहीं कर सकते। और दूसरी बात, इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि ये पेनफुल भी है, ठीक है, हमें खौफ भी पैदा करता है, खासतौर पर बच्चे इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डरते हैं, ठीक है। इसके अलावा लोकल टिश्यू डैमेज कर सकते हैं, जिस जगह पे नीडल इंसर्ट करेंगे वो टिश्यू डैमेज हो सकता है, इन्फेक्शन का भी इसके ऊपर रिस्क होता है, ठीक है। इसके हमने कुछ एडवांटेजेस, ठीक, और डिसएडवांटेजेस पढ़ लिए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास चार मेन रूट्स हैं। हमारे पास एक आईवी है, इंट्रावेनियस है, ठीक है, इंट्रामस्कुलर है, सबक्यूटेनियस है, इंट्राडर्मल है, एंड में है एक इंट्रा आर्टीरियल, मैं आपको फिर बाद में बताता हूँ। अच्छा, ये जो आईवी है, ये इंट्रावेनियस जो हम डायरेक्टली जो है अपनी वेन के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, ठीक है। ये बहुत कॉमनली यूज़ होने वाला, बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाला ये रूट है, ठीक है। हम मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो है ना, हम जो इंजेक्शन फॉर्म में होते हैं, हम आईवी रूट के थ्रू देते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम अपनी डोज कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये दो फॉर्म में होती है, एक बोलस फॉर्म में दे सकते हैं, इन्फ्यूजन फॉर्म में दे सकते हैं। जो बोलस फॉर्म में होता है कि हम सारी की सारी ड्रग जो है डायरेक्टली ही, फ़ौरन ही सारी एक ही बार जो हमारी सिस्टम सर्कुलेशन में वेन के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। जबकि इन्फ्यूजन के अंदर क्या होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, जो आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारी ड्रग जो है सिस्टम सर्कुलेशन में जाती है, ठीक है। जो इंट्रामस्कुलर है, वो इसमें क्या होता है कि ये जो आई एम रूट है, अच्छा, इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने जो मसल्स के अंदर डायरेक्टली डीप मसल के अंदर, ठीक है, हम डीप जो मसल होता है उसके अंदर अपनी ड्रग जो है डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास दो तरह की ड्रग होती है, एक्वस फॉर्म में हो सकती है, या फिर दूसरी हमारे पास डिपर्ड फॉर्म में हो सकती है। जो एक्वस फॉर्म में होती है वो रैपिडली अब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। और जो डिपर्ड फॉर्म में होती है वो एक सस्पेंशन की सूरत में होती है, और नॉन एक्वस व्हीकल होता है, उसके अंदर हम देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज़ होती रहती है पूरी बॉडी के अंदर। अच्छा, इससे हमारे पास क्या होता है, एक सस्टेंड इफेक्ट मिलता है, ठीक है। सस्टेंड मतलब ऐसा ऐसा जो है ड्रग जो है मसल से सिस्टम सर्कुलेशन में जाती है। आगे सबकुटेनियस रूट है, सबकुटेनियस लेयर है, हमारी जो स्किन की सबकुटेनियस लेयर है, उसके अंदर हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, ठीक है। और सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या होती है, हमारी ड्रग जो है पूरी सिस्टम सर्कुलेशन में ऐसे ऐसे डिफ्यूज़ होती है, ठीक है। और इसके अंदर इसका हमारे पास एक फ़ायदा यह है कि चूँकि ये डायरेक्टली ब्लड में नहीं जाती, तो इसमें जो हेमोलाइसिस और थ्रोम्बोसिस के जो रिस्क होते हैं, जो आईवी के थ्रू होते हैं, उससे हम बच सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये टिश्यू इरिटेशन कर सकती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन कर सकती है, टिश्यू नेक्रोसिस कर सकती है, सबकुटेनियस जो रूट है। अच्छा, जो आईडी है, इंट्राडर्मल रूट, इंट्राडर्मल रूट जो हमारी जो डर्मिस लेयर है स्किन की, जो बहुत ज़्यादा वेस्कुलर लेयर होती है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं, उसके थ्रू हम ये एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर यह है कि ज़्यादातर इसको हम डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए करते हैं, ठीक है, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अंदर इंट्राडर्मल रूट, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई एलर्जिक है पेशेंट्स, ठीक है, कोई पेशेंट एलर्जिक है, उसकी एलर्जी हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी चेक करने के लिए हम कि इस ड्रग से एलर्जिक है या नहीं, ठीक है, इसको हम इंट्राडर्मल रूट के थ्रू देते हैं। अच्छा, ये जो आखिरी में मैंने कहा है इंट्रा आर्टीरियल रूट, इंट्रा आर्टीरियल होता है, ये बहुत ज़्यादा रेयर है, बहुत कम यूज़ होता है, ठीक है। इंट्रा आर्टरी के, आप आर्टरी के अंदर हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। देखें, हम मोस्ट ऑफ द ड्रग जो है इंट्रावेनस के थ्रू, आईवी के थ्रू ही देते हैं ना, तो इसके थ्रू बहुत रेयर है। इसके अंदर आप कह सकते हैं जैसे कोरोनरी आर्टरीज़ हैं, ठीक है,
कोरोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी है, उसके अंदर हम कोरोनरी आर्टरी के अंदर ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं। तो ये मोस्ट रेयर है कि आर्टरी के थ्रू देते हैं। अच्छा, इसके बाद मैंने कुछ और 2-3 रूट्स बताए हैं, कुछ अदर रूट्स। ठीक है, इसके अंदर क्या है, हमारे पास ओरल इन्हेलेशन है। ठीक है, ओरल इन्हेलेशन ये होता है कि हम इन्हेलेशन के थ्रू, ठीक है, एनेस्थीसिया की सूरत में जैसे ड्रग्स दी जाती हैं, ठीक है, एरोसोल्स की सूरत में हम, इसमें होता है एरोसोल्स होते हैं, एरोसोल्स में हमारे जो पेशेंट है वो इनहेल करता है हमारी ड्रग को। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर ज़्यादातर एस्थमा के पेशेंट, ठीक है, और सीओपीडी जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज सीओपीडी ये पेशेंट है, वो इससे इससे फ़ायदा हासिल करते हैं। वो इनहेलेशन के रूट के थ्रू डायरेक्टली साइट ऑफ एक्शन में हमारी ड्रग जाती है। ठीक है, इसी तरह जो नेज़ल रूट है, नेज़ल प्रिपरेशन, इसके अंदर ये होता है कि हमारी ड्रग जो है अगर डायरेक्टली जो है नोज़ के थ्रू हम देते हैं। इसके अंदर ज़्यादातर जो एलर्जिक रेनिटिस होती है, ठीक है, इसके अंदर हम ये मतलब नेज़ल रूट के थ्रू देते हैं। आगे ट्रांसडर्मल सिस्टम। अब ट्रांसडर्मल रूट जो है ना, ट्रांसडर्मल रूट क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि हम स्किन के, बॉडी के या स्किन के किसी भी हिस्से के ऊपर हम ड्रग क्या कहते हैं रख देते हैं, उसके ऊपर फिर कोई ट्रांसडर्मल पैच रख देते हैं। ठीक है, और वो फिर उसी पार्ट से, स्किन के पार्ट से ऐसा ऐसा ड्रग जो है हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन के थ्रू जो है वो ऐसा ऐसा अब्जॉर्व होती रहती है। इसको हम सिस्टेमिक इफेक्ट भी, सिस्टेमिक इफेक्ट मिलता है, तो इसको आप इस पार्ट में भी कह सकते हैं कि सिस्टेमिक रूट भी हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर ड्रग जो है हमारी स्किन से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में अब्जॉर्ब होती है। ड्रग हम अप्लाई करते हैं, उसके ऊपर एक पैच अप्लाई कर देते हैं, फिर कुछ घंटों बाद, मतलब 24 घंटे या 48 घंटे लगा रहता है, फिर ऐसे ऐसे ड्रग बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब होती है। इसको हम TDDS भी कहते हैं, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर जो है रेट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेट जो हमारे डिपेंड करती है, रेट ऑफ ड्रग जो अब्जॉर्प्शन है ये डिपेंड करती है हमारी स्किन की जो सरफेस है, ठीक है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करती है। ठीक है, और हमारी ड्रग की करैक्टरिस्टिक भी डिपेंड करती है कि ड्रग लिपिड सोलुबल है या वाटर सोलुबल है। जितनी ज़्यादा लिपिड सोलुबल होगी उतनी ज़्यादा ड्रग जल्दी जो है एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमारे सारे रूट्स थे, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके अंदर हमने लोकल और सिस्टमिक पढ़े, लोकल के अंदर मजीद ये सम पार्ट से, और इसके फिर हमारे सिस्टमिक जो सिस्टमिक इफेक्ट मिलता है उसको हम एंट्रल या पेरेंटल दे सकते हैं। एंट्रल में ये हो गया और पेरेंटल में ये रूट्स है, कुछ अदर रूट्स हैं। तो ये सारा लेक्चर था हमारा रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो जनरल फार्माकोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड दैट इज़ फार्माकोकाइनेटिक्स। देखिए, ये फार्माकोकाइनेटिक्स आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हम पूरी फार्माकोलॉजी के अंदर जब हम ड्रग्स स्टार्ट करेंगे तो हर ड्रग्स का हमने फार्माकोकाइनेटिक पढ़ना होगा। तो हम इसको अच्छे से आज इसका कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। मैंने की पॉइंट सारे लिख दिए हैं, हमने इसको जस्ट डिस्कस करना है। ठीक है, आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा। अब देखें, फार्माकोकाइनेटिक हमने पहले इसके बारे में पढ़ा है, इसकी सब डिवीजन्स के अंदर, कि फार्मा मीन्स ड्रग होता है और काइनेटिक मीन्स मूवमेंट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ड्रग की बॉडी के अंदर मूवमेंट देखते हैं। हम इसको इस तरह कह सकते हैं, वाट बॉडी डज टू अ ड्रग। जो ड्रग है, जो बॉडी है हमारी, वो हमारी ड्रग जो बॉडी के अंदर इंटर होगी उसके साथ क्या करती है, इसको हम फार्माकोकाइनेटिक में देखिए। कोई भी ड्रग जब हम फॉर एग्जाम्पल ओरली ले रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले हमारे स्टोमक में आएगी, स्टोमक में जाने के बाद, ठीक है, हमारे इंटेस्टाइन से फिर हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाती है। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में जब ड्रग जो है ब्लड स्ट्रीम में जाती है, ठीक है, मतलब ये कि इंटेस्टाइन से ये ब्लड में अब्जॉर्ब हुई, क्या हुई, अब्जॉर्ब हुई। ठीक है, फर्स्ट अब्जॉर्प्शन हुई इसकी। फिर इसके बाद इस ब्लड स्ट्रीम से, ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर क्या होती है, हर सेल टिश्यू के अंदर हमारी जो ड्रग है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, दूसरा स्टेप। ठीक है, और इसके बाद जब वो इसी तरह फिर डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान ये लीवर के पास पहुंचती है और दूसरे मेटाबोलाइजिंग ऑर्गन्स के पास पहुंचती है, वहाँ जहाँ पर हमारी ड्रग क्या होती है, मेटाबोलाइज होती है। ठीक है, उसकी मेटाबॉलिज्म होती है। फिर उसके बाद फिर उसकी एक्सक्रीशन होती है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, किडनी वगैरह, ठीक है, यूरिन के थ्रू, फिसिस के थ्रू इसकी एक्सक्रीशन होती है। तो ये हमने टर्म पहले भी पढ़ी थी कि ADME जो आदमी है, ये क्या है, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स हैं, जिसको हम फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर इन पैरामीटर्स को हम पढ़ते हैं, कि सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है फार्माकोकाइनेटिक के अंदर, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, आज हम इसको पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन क्या होती है। ठीक है, इसको आपने समझना जरूरी है। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स में ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन यह है कि जो एब्जॉर्प्शन है, ट्रांसफर ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड स्ट्रीम। हमने पढ़ा कि साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड स्ट्रीम के अंदर जब ड्रग जाती है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। अब ये जो एब्जॉर्प्शन हो रही है, इसकी रेट एंड एक्सटेंट किस चीज़ पर डिपेंड करती है, तीन चीज़ें हैं जिस पर ये इसकी रेट एंड एक्सटेंट जो है एब्जॉर्प्शन डिपेंड करती है। सबसे पहले इन्वायरमेंट जिसके अंदर हमारी ड्रग क्या हो रही है, अब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, उस वो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी डिपेंड करता है, जिस तरह का इन्वायरमेंट होगा उसी हिसाब से उसकी एब्जॉर्प्शन है। फॉर एग्जाम्पल हमारी एस्टिक ड्रग है, आगे बेसिक इन्वायरमेंट है, जल्दी एब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, इसी तरह हमारा दूसरी केमिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग, ड्रग की केमिकल करेक्टरिस्टिक भी डिपेंड करती है कि हमारी ड्रग जो है लिपोफिलिक है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक है, ये भी डिपेंड करती है। अगर लिपोफिलिक होगी तो इसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी,
बजाय हाइड्रोफिलिक की। इसी तरह रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी डिपेंड करता है। अगर हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर एग्जांपल पेरेंटली दे रहे हैं, पेरेंटली उसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। ये जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है फिर बायो अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। हमारी अगर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है हम ओरली दे रहे हैं, उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम होगी। तो ये हमारे 3 फैक्टर्स हुए जो कि हमारे रेट एंड एक्सटेंट को डिपेंड करते हैं। अब इसके अंदर हम इसके मैकेनिज़्म पढ़ते हैं। मैकेनिज़्म इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए समझना ज़रूरी है, ठीक है। अब ये मैकेनिज़्म सबसे पहला मैकेनिज़्म जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन ये क्या होती है? ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पैसिव डिफ्यूजन जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, ठीक है, ये ड्रग मूव करती है, कोई भी पार्टिकल मूव करता है। अब पैसिव डिफ्यूजन वही चीज़ है। इसके अंदर हमारे पास ड्राइविंग फोर्स क्या है? ड्राइविंग फोर्स हमारे पास वही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। हमारे पास क्या है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है कि इसके अंदर हमारी ड्रग जो है हमारी ड्रग हाई कंसंट्रेशन से, ठीक है, क्या होती है, लो कंसंट्रेशन की तरफ हमारी ड्रग मूव करती है। इसे हम कहते हैं पैसिव डिफ्यूजन। ओके, हो गया। अब इसके अंदर हम 2 कैटेगरी हम डिवाइड करते हैं ड्रग्स को। एक होती है वाटर सोल्युबल, एक है लिपिड सोल्युबल। अब बुक में इसने कहा है कि वाटर सोल्युबल ड्रग्स जो है ना, वाटर सोल्युबल, वो जो ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ना एक्वस पोर्स होते हैं, एक्वस चैनल्स होते हैं। उन्हीं के थ्रू हमारी ड्रग की जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन्हीं के थ्रू हमारे ड्रग के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसी चैनल्स या पोर्स के थ्रू सेल के अंदर इंटर होते हैं, ठीक है। अब ये हो गया एक्वस वाटर सोल्युबल ड्रग्स के अंदर। और इसी तरह ये जो लिपिड सोल्युबल ड्रग्स हैं उसके अंदर ये कहता है कि जो लिपिड सोल्युबल ड्रग्स जो है हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन चूँकि लिपिड सोल्युबल लिपिड्स की बनी होती है, तो हमारी जो ड्रग्स हैं लिपिड सोल्युबल ड्रग्स वो चूँकि लिपिड के अंदर सोल्युबल होती हैं तो ईज़िली डिफ्यूज़ हो जाती हैं। ईज़िली क्या हो जाती हैं? डिफ्यूज़ हो जाती हैं सेल के अंदर। ओके, हो गया। तो ये हो गया। इसके बाद जो पैसिव डिफ्यूजन है इसके अंदर कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल डिफ्यूजन है, चैनल्स के थ्रू या मेम्ब्रेन के क्रॉस, कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। और हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन है, कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा इसके अंदर कोई कैरियर नहीं है, कोई कैरियर नहीं है, क्योंकि ये देखें सिंपली पोर्स के थ्रू या मेम्ब्रेन के थ्रू ही डिफ्यूजन हो रही है, कोई कैरियर की नहीं। जब कैरियर नहीं होगा ये प्रोसेस सैचुरेट नहीं होगा, क्योंकि कैरियर होता है तो उस वजह से हमारा प्रोसेस सैचुरेट हो सकता है। और इसके अलावा लो स्ट्रक्चर स्पेसिफिसिटी में कोई स्ट्रक्चर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, सिंपल है, एक्वस पोर्स हैं या सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। ये हमारे पैसिव डिफ्यूजन। अगले हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर क्या है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का एक डिफरेंस ये है कि इसके अंदर कैरियर प्रोटीन होती है, उसमें कोई कैरियर प्रोटीन नहीं है, सिंपल एक्वस पोर्स और मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होती है। इसके अंदर इसमें होती है कैरियर प्रोटीन्स। जो हमारी जो ड्रग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, ये होते हैं प्रोटीन्स, होती है कैरियर। वो क्या करती है? हमारी ड्रग को, हमारी जो ड्रग आ रही है उसको पकड़ती है, इसके साथ कम्प्लेक्स बनाती है, ठीक है। ये ड्रग इसके साथ कम्प्लेक्स बनेगी इसके थ्रू, कैरियर प्रोटीन के थ्रू। और फिर ये जो कैरियर प्रोटीन है इस ड्रग को फिर आगे ट्रांसफ़र कर देगी सेल के अंदर। पहले इसके साथ कम्प्लेक्स बनेगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे, मैं यहाँ से भी बना देता हूँ, ये हमारे पे ड्रग है, ठीक है, और हमारे पास ये कैरियर प्रोटीन है, इनका बनेगा कम्प्लेक्स, डीपी बना दिया। फिर इसके बाद सेल के अंदर जाके फिर ये सेपरेट हो जाएंगे, ड्रग अलग, प्रोटीन वहीं हमारे मेम्ब्रेन के अंदर खड़ी हो जाएगी। तो ये इस तरह मतलब ये कैरियर प्रोटीन के थ्रू ही ये ड्रग अंदर मूव करती है और इसके अंदर भी कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल ड्रग प्रोटीन के साथ कम्प्लेक्स बनाएगी, इंटर हो जाएगी। और दूसरी बात, चूँकि इसके अंदर हमारे पास प्रोटीन चाहिए होती है, कैरियर प्रोटीन चाहिए होती है जो कि ड्रग को ट्रांसफ़र करती है, और कैरियर प्रोटीन काफ़ी सारी होती हैं मेम्ब्रेन के अंदर। तो अगर ये सारी कैरियर प्रोटीन्स को ड्रग्स ऑक्यूपाई कर लेती हैं तो प्रोसेस सैचुरेट हो जाएगा। सारी प्रोटीन्स ऑक्यूपाई हो गई, बाकी ड्रग्स बची हुई हैं, प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। इसे हम कहते हैं सैचुरेबल। तो ये प्रोसेस जो है सैचुरेबल है, ठीक है। ये और इसके अलावा और कैन बी इनहिबिट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी ड्रग है और इसी तरह ड्रग का कम्पिटिटिव कोई और हम इनहिबिटर दे देते हैं जो कि आकर इस प्रोटीन्स को ऑलरेडी ही ऑक्यूपाई कर ले, ऑलरेडी इसको ऑक्यूपाई कर ले और ड्रग को बाइंड ही ना होने दे, तो ये प्रोसेस हमारा इनहिबिट हो सकता है, हमारी ड्रग का इफेक्ट इनहिबिट हो सकता है, ठीक है। तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगी। इसके बाद हम देखें एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसके अंदर भी स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन होती है, स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन होती है, लेकिन इसके अंदर एनर्जी यूज़ होती है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारी ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास इसके अंदर कैरियर स्पेसिफिक प्रोटीन इस तरह होगी, ठीक है। ये कैरियर प्रोटीन ड्रग का मॉलिक्यूल आएगा, ड्रग का मॉलिक्यूल आकर इसके ऊपर बाइंड हो जाएगा। फिर ये जो कैरियर प्रोटीन है ये क्या करेगी, इस ड्रग को फिर आगे ट्रांसफ़र कर देगी, आगे क्या कर देगी, इधर सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर देगी। लेकिन इसी दौरान ड्रग आई और प्रोटीन के साथ कम्प्लेक्स बनाया और फिर इसी दौरान एक एटीपी आएगा, एटीपी यहाँ पे यूटिलाइज होगा और एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एडीपी मतलब एक एएमपी यहाँ पे यूटिलाइज होगा, एनर्जी यूटिलाइज हुई और ये ट्रांसफ़र होता जाएगा। क्योंकि इसके अंदर भी कैरियर प्रोटीन है, ये प्रोसेस भी सैचुरेट हो सकता है, सैचुरेबल है ये प्रोसेस। हमारे पास क्या है, ये भी सैचुरेबल है, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर एनर्जी भी यूटिलाइज होगी। और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ठीक है। वो जो पैसिव था वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, उसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे? इसके अंदर क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से ड्रग जो है हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। इस दौरान साफ ज़ाहिर है लो से हाई
ड्रग को फेंकने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, एनर्जी यूटिलाइज होगी, और ये प्रोसेस चूँकि कैरियर प्रोटीन है, ये दैट कैन बी इनहिबिटेड, ये भी इनहिबिट हो सकता है। हम कोई कम्पिटिटिव इनहिबिटर देंगे जो कि इस प्रोटीन को जाके बाइंड कर लेगा हमारे ड्रग को, जो इसको हमारे प्रोसेस को इनहिबिट कर सकता है। आगे जो ट्रांसफ़र है ड्रग का वो नहीं हो सकेगा, तो ये भी इनहिबिट हो सकता है। अच्छा, एक और बात ये कि ये जो पैसिव डिफिन थी, ये सिंपल जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स पैसिव डिफिन के थ्रू इंटर हो जाते हैं, लेकिन जो थोड़े से लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इन एक्वस चैनल्स के थ्रू या सिंपल डिफ्यूजन से या अंदर नहीं हो सकते, सेल के अंदर इंटर नहीं हो सकते, तो फिर वो इन प्रोसेस के थ्रू, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू, इन प्रोटीन्स के थ्रू, कैरियर प्रोटीन के साथ कम्प्लेक्स बनाकर इंटर होते हैं, ठीक है। और अगर अगर हमारे मॉलिक्यूल एक्सेप्शनली लार्ज हो, बहुत ज़्यादा लार्ज हो, जो ना कि पैसिव डिफ्यूजन से इंटर हो सकें, ना कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से, ना फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट से इंटर हो सकें, वो फिर कैसे इंटर होंगे? उसके लिए एक और अलग प्रोसेस है, उसे हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। वो मैंने यहाँ लिखा है एंडोस्टोसिस या एक्सोस्टोसिस। तो ये एक हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके अंदर क्या होता है, ये ड्रग्स जो हैं, एंडोस्टोसिस आपने ये भी पढ़ा हुआ है। एंडोस्टोसिस क्या होती है? एंडोस्टोसिस ये होती है ना कि हमारे जो ड्रग मॉलिक्यूल्स है, जो हमारा सेल है, सेल जो है हमारी ड्रग मॉलिक्यूल्स को इंगल्फ कर लेता है, निगल लेता है। हमारा फॉर एग्जाम्पल सेल है, ठीक है। तो ये सेल है, अब इसके अंदर ड्रग मॉलिक्यूल है, हमारी जो मेम्ब्रेन है सेल की, वो क्या करेगी, इस ड्रग मॉलिक्यूल को इंगल्फ करके इस तरह इन्वेजिनेट होगी और अंदर इंगल्फ कर लेगी, ठीक है। यहाँ पे हमारा ड्रग मॉलिक्यूल हो गया। इसी तरह फिर ये वेजिकल जो है सेल की, अंदर से एक वेजिकल बन जाती है और फिर अंदर ड्रग अपना एक्शन शो करती है सेल के अंदर। तो ये हो गया, इसे हम कहते हैं एंडोस्टोसिस। और एक्सोस्टोसिस का इन्वर्स हो गया। एक्सोस्टोसिस के अंदर क्या होगा, हमारा सेल के अंदर जो है ड्रग मॉलिक्यूल मौजूद होगा, ये फिर एक इसके साथ मेम्ब्रेन के साथ मिलेगा, एक वेजिकल बनाएगा, पहले वेजिकल बना के मेम्ब्रेन के साथ मिलेगा, फिर मेम्ब्रेन फिर इसे क्या करेगी, एक्सोस्टोसिस कर देगी, बाहर मतलब एक्स कर देगी इसको। इसे हम एंडोस्टोसिस एक्सोस्टोसिस, एंडोस्टोसिस मतलब इनगल्फ करना, अंदर ले जाना ड्रग को सेल के अंदर, और एक्सोस्टोसिस बाहर निकालना, एक दूसरे के इन्वर्स हैं। अच्छा, इसकी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको दे दूं। ये जो एंडोस्टोसिस है, हमारे पास जो विटामिन B12 है, जो हमारे पास विटामिन B12 जिसको हम साइनोकोबालामिन कहते हैं, वो एंडोस्टोसिस के थ्रू ही सेल के अंदर जीआईटी की वाल के थ्रू इंटर होता है। और एक्सोस्टोसिस की एग्जांपल हम न्यूरोट्रांसमीटर ले लेते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर आप देखते हैं कि वो फॉर एग्जांपल नोरेपिनेफ्रिन है, ठीक है। वो क्या होते हैं, हमारी जो नर्व नर्व होती है उसके एंड के ऊपर स्टोर रहते हैं। नोरेपिनेफ्रिन कोई भी हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर हो, जो नर्व टर्मिनल है यहाँ पे स्टोर रहते हैं, और फिर जो एक्सक्रीट होते हैं, रिलीज़ होते हैं, वो एक्सोस्टोसिस के थ्रू ही रिलीज़ होते हैं। एक्सोस्टोसिस के थ्रू यहाँ पे वेसिकल बनेगा और फिर यहाँ पे वो रिलीज़ हो जाते हैं। तो ये हमारे पास एंडोस्टोसिस एक्सोस्टोसिस, ये भी एक ड्रग एब्जॉर्प्शन का एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो हमने इसके अंदर क्या चीज़ें पढ़ी, हमने इसके अंदर हम देखें, हमने पढ़ा फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, इसके अंदर एब्जॉर्प्शन की हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, इसकी रेट एक्सटेंट पढ़ी, इसके मैकेनिज्म, 4 मैकेनिज्म है, पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एंडो एक्सोस्टोसिस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग द ड्रग एब्जॉर्प्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ड्रग एब्जॉर्प्शन का। अब देखिए, वैसे तो एब्जॉर्प्शन के ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, लेकिन लिपनकॉर्ड फार्माकोलॉजी के अंदर कुछ 4-5 बेसिक्स दिए हुए हैं, तो हमने इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम इनको ब्रीफली देख लेते हैं, आखिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ड्रग एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट करते हैं। तो देखें, सबसे पहला फैक्टर जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ फिजिको केमिकल फैक्टर। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ हर ड्रग की होती हैं। ये इसके अंदर कौन कौन सी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो ड्रग को इफेक्ट करती हैं। अब देखिए, मैं आपको एक जनरल बात बताऊं, जो ड्रग है ना, ड्रग हमारी टेबलेट फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है, जो सॉलिड डोजेज फॉर्म है, और या कैप्सूल हो। जब भी हम ओरली लेते हैं तो हमारे जब ये स्टोमिक के अंदर जाती है, स्टोमिक के अंदर जाकर इसके अंदर क्या होती है, अब्जॉर्ब होना होता है, ठीक है। वो इंटेस्टाइन के थ्रू होती है, कुछ चीज़ के थ्रू। लेकिन जैसे ही ड्रग जाती है सॉलिड डोजेज फॉर्म, ये जाकर पहले इसका सोल्यूशन बनता है, एक्वा सोल्यूशन बनता है। वो कैसे बनता है, डिसोल्यूशन होती है। अब देखिए, ड्रग अंदर गई, इसको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। जैसे ये आती है ड्रग, तो पहले इसके ग्रेन्यूल्स बनते हैं, ये टूटती है, ब्रेक होती है, ब्रेक होती है तो इसके ग्रेन्यूल्स बनते हैं। ये जो ग्रेन्यूल बनते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसइंटीग्रेशन। क्या कहते हैं, डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन होती है। फिर इसके बाद ये जो ग्रेन्यूल्स बने हैं, ये इसका हमारा जीआई का जो फ्लूइड है, एक्वस फ्लूइड है, उसके अंदर ये डिज़ोल्व होती है। डिज़ोल्व होगी तो फिर एक एक्वा सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहेंगे दैट इज़ डिसोल्यूशन, ठीक है। अब क्या होगा, एक ड्रग की जितनी अच्छी सोलबिलिटी होगी, उतनी उसकी डिसोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब देखिए, इसका पहला फैक्टर हमारा यही है कि ड्रग सोलबिलिटी एंड डिसोल्यूशन रेट। अब हमारी ड्रग की जितनी अच्छी ज़्यादा सोलबिलिटी होगी, उसकी डिसोल्यूशन बहुत अच्छी होगी। अब डिसोल्यूशन बहुत अच्छी होगी तो इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होगी, ठीक है। इसके बाद देखिए, दूसरा है पार्टिकल साइज एंड सरफेस एरिया।
अब हमारी ड्रग का जितना पार्टिकल साइज़ स्मॉल होगा, ग्रेन्युलेशन जब ग्रेन्यूल्स बनेंगे इसके जितने ज़्यादा स्मॉल साइज़ के होंगे, उसका सरफेस एरिया उतना ज़्यादा होगा। अब देखिए जितना स्मॉल इसका पार्टिकल साइज़ होगा, सरफेस एरिया उतना ज़्यादा होगा। जब सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, उसकी एब्ज़ॉर्प्शन क्या हो जाएगी? एब्ज़ॉर्प्शन उसकी उतनी बढ़ जाएगी, ठीक है? एब्ज़ॉर्प्शन उसकी बढ़ जाएगी। अब इसी तरह दिस है साल्ट फॉर्मेशन ऑफ ड्रग। अब देखिए कुछ ड्रग्स होती हैं वो जो पेरेंट के फॉर्म में ही एब्ज़ॉर्ब हो जाती हैं, लेकिन कुछ ड्रग्स जब उनके साल्ट बनते हैं, साल्ट फॉर्म में क्या होती हैं? अच्छे से एब्ज़ॉर्ब होती हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इफ़ेक्ट करता है। आगे लिपोफिलिसिटी। अब देखिए हमारी जो सेल्स की मेम्ब्रेन है, प्लाज़्मा मेम्ब्रेन, वो क्या होते हैं? लिपिड्स की बनी होती हैं। अब लिपिड की बनी होती है इसका मतलब हमारी ड्रग जो लिपिड सोल्युबल होगी, वो अच्छे से एब्ज़ॉर्ब होगी। अब जो लिपिड सोल्युबल जो लिपोफिलिसिटी वाली अच्छी लिपोफिलिसिटी वाली ड्रग्स होंगी, वो अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाएँगी, उनकी एब्ज़ॉर्प्शन बढ़ जाएगी। इसी तरह पॉलीमॉर्फिज़म, अमॉर्फिज़म ये भी इफ़ेक्ट करता है। ये क्या होता है? ये आप जानते हैं कि डिफरेंट शेप्स जो होती हैं, ठीक है? ये अगर डिफरेंट शेप्स उसकी एब्ज़ॉर्प्शन इफ़ेक्ट करती है और जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो अमॉर्फस की निस्बत वो अच्छे से एब्ज़ॉर्ब होती हैं। इसी तरह एक ड्रग स्टेबिलिटी भी है। अब जितनी ज़्यादा अच्छी ड्रग स्टेबल होगी उसकी एब्ज़ॉर्प्शन भी आगे अच्छी होगी। अगर ड्रग जीआईटी के अंदर ही इनस्टेबल हो जाती है, ठीक है? उसकी ख़त्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसकी आगे एब्ज़ॉर्प्शन भी नहीं होगी। आगे इंपॉर्टेंट फैक्टर है पीएच एंड पीके। पीएच एंड पीके ये लिपिड फार्माकोलॉजी में डिस्कस किया हुआ है, इसको हम फिर अच्छे से डिस्कस करेंगे। पीएच एंड पीके ऑफ ड्रग ये भी इफ़ेक्ट करती है इसकी एब्ज़ॉर्प्शन पे। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन सी? फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, फिजिको-केमिकल फैक्टर्स हैं जो कि हर ड्रग के स्पेसिफिक होते हैं और वो उसकी एब्ज़ॉर्प्शन भी क्या करते हैं? इफ़ेक्ट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसका फार्मूलेशन फैक्टर्स, फार्मूलेशन रिलेटेड फैक्टर्स, ये क्या होते हैं? अब ये वो ड्रग की वो फैक्टर्स हैं जब ड्रग मैन्युफैक्चर होती है, जब ड्रग जो हमारी मेडिसिन है वो बन रही होती है इंडस्ट्री के अंदर, उसके दौरान जो फैक्टर्स हैं वो भी उसकी एब्ज़ॉर्प्शन पे इफ़ेक्ट करते हैं। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले है डिसइंटीग्रेशन टाइम। हमने डिसइंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस किया। यहाँ पे जैसे ही हम कोई भी ओरली डोसेज फॉर्म लेते हैं वो जाके उसकी सबसे पहले क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन होती है। अब जब डिसइंटीग्रेशन अगर उसका डिसइंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है? डिसइंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा है तो उसकी एब्ज़ॉर्प्शन भी उतनी ज़्यादा कम होगी। मतलब इसकी एक स्टैंडर्ड होनी चाहिए, जो यूएसपी और बीपी के मुताबिक इसकी डिसइंटीग्रेशन टाइम होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। हर इनका स्टैंडर्ड दिया हुआ है उसके मुताबिक होना चाहिए, तो उससे अच्छी इसकी एब्ज़ॉर्प्शन होगी। इसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग मेथड। अब मेथड जो हैं वो भी इफ़ेक्ट करते हैं। अगर जब मैन्युफैक्चरिंग होती है टैबलेट्स की, डिफरेंट मेथड से होते हैं। ग्रेनुलेशन होती है, एक ड्राई ग्रेनुलेशन होती है, वेट ग्रेनुलेशन होती है, ठीक है? और इसके अलावा एक कंप्रेशन, डायरेक्ट कंप्रेशन से भी होती है। अब ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब देखिए अगर कंप्रेशन हाई रखा गया है, अगर ड्राई हाई कंप्रेशन है तो टैबलेट बहुत ज़्यादा हार्ड होगी। जब हार्ड होगी तो फिर उसकी डिसइंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? डिसइंटीग्रेशन बहुत मुश्किल से होगी, फिर आगे एब्ज़ॉर्प्शन भी बहुत मुश्किल से होगी। ये इफ़ेक्ट करती है मैन्युफैक्चरिंग मेथड भी, कि आपने कौन-सा मेथड यूज़ करते हुए अपनी जो है डोसेज फॉर्म तैयार किया है। इसके बाद फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स। एक्सेप्टेंट्स क्या होते हैं? अब देखें हमारी जो मेडिसिन होती है तो उसके अंदर जो मेन हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसके अलावा कुछ और हम मटेरियल डालते हैं उसमें, टेबलेट का बल्क बढ़ाने के लिए और कुछ और फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए उन जो मटेरियल अलग से डालते हैं उसको हम कहते हैं एक्सिपिएंट्स। फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल की हम 500 मिलीग्राम में लेते हैं। अब 500 मिलीग्राम तो उसके अंदर पैरासीटामोल है, लेकिन अगर आप उसका वेट करें टेबलेट का, वो आपको 650 के राउंड अबाउट मिलेगा, ठीक है? अब बाकी जो 150 है ये सारे एक्सिपिएंट्स होते हैं। इसके अंदर हमारे पास ग्लाइडेंट आ जाते हैं, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स आ जाते हैं, स्टेबिलिटी एजेंट्स आ जाते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स आ जाते हैं, कलरिंग एजेंट्स, ये सारे एक्सिपिएंट होते हैं। ये भी हमारी ड्रग की एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट करते हैं। जितने अच्छे एक्सिपिएंट्स डालेंगे उसकी ड्रग की एब्जॉर्प्शन उतनी अच्छी होगी। आगे हमारे पास ये होगी। आगे हमारे पास फैक्टर है ओरल डोसेज फॉर्म। ओरल डोसेज फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रग एब्जॉर्प्शन के, एक फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए हाँ, मैंने यहाँ पे ऑब्जर्प्शन का ऑर्डर लिखा है। अब इस ऑर्डर्स के मुताबिक इसकी ऑब्जर्प्शन होती है। अगर आप सॉल्यूशन फॉर्म में, आप अगर ओरल डोसेज फॉर्म दे रहे हैं सॉल्यूशन फॉर्म में, उसकी ऑब्जर्प्शन बहुत ज़्यादा होगी, बहुत अच्छी होगी, अवेलेबिलिटी भी अच्छी होगी। इस तरह उसके बाद इमल्जन से कम होती है सस्पेंशन की, सस्पेंशन से कम कैप्सूल की, कैप्सूल से कम टेबलेट्स की। अब टेबलेट की हमने डिफरेंट किस्म एग्जाम्स पढ़ी थी कोटेड फॉर्म में। अगर हमारे पास कोटेड टेबलेट्स हैं उसकी आम टेबलेट्स की, अनकोटेड टेबलेट्स की बजाय कम होगी। इस तरह अगर इंटेरिक कोटेड टेबलेट्स हैं उनकी आम कोटेड टेबलेट से कम एब्जॉर्प्शन होगी। सस्टेंड रिलीज़ की उनसे भी कम होगी। सस्टेंड रिलीज़ बहुत ऐसे ऐसे से रिलीज़ होती रहेंगी और ऐसे ऐसे उसकी एब्जॉर्प्शन होती रहेगी। ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, ये आप लिख सकते हैं कि इस ऑर्डर से इसकी हमारी ओरल डोसेज फॉर्म की एब्जॉर्प्शन होती है।
ड्रग अब्जॉर्प्शन। इसके बाद हमारे पास फैक्टर्स हैं पेशेंट रिलेटेड। अब पेशेंट रिलेटेड हमारे पास दो तरह के हैं, एक है पेशेंट रिलेटेड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं और पेशेंट रिलेटेड हमारे पास क्लिनिकल फैक्टर्स हैं। हम फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स देख लेते हैं। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर एज आ जाती है। अब देखें एज भी इफेक्ट करती है ड्रग पे। फॉर एग्जांपल जो इन्फेंट्स हैं, इन्फेंट के अंदर जो एसिड सिक्रीशन ज़्यादा होती है और लेकिन गैस्ट्रो जीआई मोटिलिटी, गैस्ट्रिक टाइम बहुत कम होता है, इस तरह उसकी जो ड्रग अब्जॉर्प्शन है वो भी स्लो हो जाती है। गैस्ट्रिक इम्पिटाइन टाइम, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर गैस्ट्रिक इम्पिटाइन टाइम बहुत कम है, ड्रग जल्दी से जो स्टोमिक से रिलीज निकल कर जीआईटी से निकल कर रिलीज हो जाती है, एक्सक्रीट हो जाती है, तो उसकी अब्जॉर्प्शन कम होगी। अब गैस्ट्रिक इम्पिटाइन टाइम कम होगा तो ड्रग का कंटेक्ट टाइम विद द अब्जॉर्प्शन सरफेस वो कम होगा। जब वो कम होगा तो फिर इसकी अब्जॉर्प्शन कम होगी। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसकी अब्जॉर्प्शन में, गैस्ट्रिक इम्पिटाइन टाइम। ठीक है, इसके बाद हमारे इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। इंटेस्टाइनल मोटिलिटी भी इफेक्ट करती है। अगर हमारी इंटेस्टाइनल मोटिलिटी अगर ज़्यादा है तो इसकी जो अब्जॉर्प्शन है वो ड्रग की कम हो जाएगी। क्यों? ड्रग जल्दी से निकल जाएगी। इस तरह अगर हमारी मोटिलिटी बहुत कम है तो इसकी अब्जॉर्प्शन बहुत स्लो होगी, बहुत आहिस्ता से होगी। ठीक है, इस तरह ड्रग स्टेबिलिटी इन जीआईटी। अगर जीआईटी की तरह पहले हमने बात की, अगर ये एक फिजियोलॉजिकल फैक्टर भी है, ठीक है, उसका ड्रग का अपना एक फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी भी है कि अगर हमारी जीआईटी के अंदर ड्रग स्टेबल है तो अच्छे से ऑब्जर्व होगी। अनस्टेबल हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो वो उसकी अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। इस तरह इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम, ठीक है, इसको हम SITT भी कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम, कि हमारी इस इंटेस्टाइन के अंदर ड्रग कितनी देर तक रहती है। ठीक है, अगर ज़्यादा टाइम रहेगी तो अब्जॉर्प्शन होती रहेगी, जल्दी से एक्सक्रीट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल डायरिया की सूरत में तो उसकी अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। ठीक है, ये इंटेस्टाइनल मोटिलिटी और ट्रांजिट टाइम एक दूसरे से रिलेटेड है। और आगे है ब्लड फ्लो टू जीआईटी। अब ब्लड फ्लो टू जीआईटी के जीआईटी के अंदर जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो करेगा उसकी अब्जॉर्प्शन उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि अब्जॉर्प्शन ब्लड में ही होनी है ना। तो जीआईटी में जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा उसकी अब्जॉर्प्शन भी उतनी ज़्यादा होगी। और इसी तरह अगर ब्लड फ्लो कम होगा तो अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। और इसके बाद आगे है इफेक्ट ऑफ फूड भी इफेक्ट करती है। अगर आप एक ऐसी फूड देते हैं जो ज़्यादा देर हमारी जीआईटी के अंदर स्टे करती है, जैसे फाइबर्स वाली, ठीक है, तो उससे हमारी जो हमारी ड्रग है उसकी अब्जॉर्प्शन डिले हो जाएगी। इसी तरह कुछ ड्रग्स इसलिए जो कुछ ड्रग्स हैं वो खाली खाली पेट दिए जाते हैं ताकि उसकी अब्जॉर्प्शन डिले ना हो, ठीक है, जल्दी हो जाए। और इसी तरह ये हमारे फैक्टर्स थे जो पेशेंट रिलेटेड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। आगे हमारे पास पेशेंट रिलेटेड क्लिनिकल फैक्टर्स हैं। क्लिनिकल फैक्टर्स हमारे पास क्या है? जीआई डिजीज़ आ जाती हैं। जीआई डिजीज़ फॉर एग्जांपल जैसे जीआई इन्फेक्शन है, इस तरह क्रोहन डिजीज़ है, जीआई सर्जरी, अगर को आपने जीआईटी की कोई सर्जरी हुई है उसकी वजह से ड्रग अब्जॉर्प्शन इफेक्ट हो सकती है। आगे सीवीएस डिजीज़ है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से क्या होता है कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के अंदर ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ब्लड फ्लो रिड्यूस होने की वजह से हमारी अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। तो इसके अलावा हेपेटिक डिजीज़ है। अगर हमारे लीवर की कोई डिजीज़ है, इंजाइम्स इनएक्टिव हैं, इंजाइम्स काम नहीं कर रहे जिसकी वजह से अब्जॉर्प्शन मेटाबॉलिज्म नहीं होगी। इसके अलावा हेपेटिक डिजीज़ की वजह से बायोअवेलेबिलिटी भी कम हो जाती है। और इसके बाद हमारे पास हैं आगे ड्रग्स। कुछ ड्रग्स भी ऐसी हैं जो हमारी अब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट करती हैं दूसरी ड्रग की। अगर एक ड्रग दे रहे हैं उसके साथ दूसरी ड्रग दे रहे हैं, इन ड्रग की वजह से दूसरी ड्रग की अब्जॉर्प्शन अल्टर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें है पर एंटीकोलिनर्जिक दे रहे हैं, तो एंटीकोलिनर्जिक क्या करती हैं, दूसरी ड्रग्स इसके साथ जो और ड्रग देंगी उसकी अब्जॉर्प्शन अल्टर कर देंगी। कैसे? जो एंटीकोलिनर्जिक हैं हमारी जो सिक्रीशंस हैं इसे रिड्यूस करती हैं। जब सिक्रीशन रिड्यूस करेंगी और इसके अलावा जो जीआईटी की जो मोटिलिटी है, इम्पिटिंग टाइम, वो कम कर देती हैं, जिसकी वजह से अब्जॉर्प्शन डिले हो जाएगी। जो मेटोक्लोप्रामाइड है ये हमारी क्या करती हैं, ये हमारी जो स्टोमिक है उसकी कंट्रैक्शन बढ़ा देती है, पाइलोरिक स्फिंक्टर को डायलेट करती हैं, ठीक है, उसको रिलैक्स करती हैं। और जिसकी वजह से ये जो हमारी और कंट्रैक्शन जब इंक्रीज होगी स्टोमिक की तो इम्पिटाइम टाइम कम हो जाएगा, जल्दी से एक्सक्रीट हो जाएगी और उसकी अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। इस तरह कुछ एंटासिड्स हैं। एंटासिड्स क्या करते हैं? एंटासिड जैसे हमारे पास एलुमिनियम, ठीक है, मैग्नीशियम, और इस तरह हमारे कैल्शियम के जो साल्ट एंटासिड्स देते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये जो मेटल्स है ना एंटासिड्स वाली, ये कुछ और ड्रग्स के साथ, फॉर एग्जाम्पल जैसे टेट्रासाइक्लिन है, इस तरह सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, इनके साथ कम्प्लेक्स बना देते हैं। कम्प्लेक्स बनाते हैं, बना के इनकी अब्जॉर्प्शन कम कर देती हैं। जब कम्प्लेक्स बनेगा उसकी अब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो इसकी बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो ड्रग अब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये लिपिड फार्माकोलॉजी के अंदर ये जो फैक्टर्स दिए हुए हैं तो इनको हम थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं। सबसे पहले जो है, लेकिन सबसे पहले जो है इसके अंदर जो फैक्टर्स इसके अंदर बताया हो वो है pH एंड pK है। आप जानते हैं हमने पिछली वीडियो में देखा था कि pH एंड pK है, ये एक फिजिको केमिकल
प्रॉपर्टी थी। क्या फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी थी ड्रग की, तो ये इफ़ेक्ट करती है एब्जॉर्प्शन के ऊपर। कैसे, हम देखते हैं। अब देखिए, हम पढ़ते आए हैं कि हमारी जो ड्रग है अगर न्यूट्रल होगी, लिपिड सोल्युबल होगी, तो वो ईज़िली मेम्ब्रेन क्रॉस कर जाएगी, ईज़िली मेम्ब्रेन क्रॉस करेगी और ईज़िली सी उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होगी। अब देखिए, 2 तरह की ड्रग्स होती हैं, एक होती है वीकली एसिडिक, ठीक है, और एक होती है वीकली बेसिक। देखिए, इनकी जो वीकली एसिडिक हैं, वो अगर हमारी वीकली एसिडिक जो है, अगर हमारी प्रोटोनेटेड फॉर्म है, उसकी प्रोटोनेटेड फॉर्म है, तो वो न्यूट्रल होगी, वो अनचार्ज होगी, वो ईज़िली एब्ज़ॉर्ब हो जाएगी। और अगर इसकी हम डीप्रोटोनेटेड होती है, तो डीप्रोटोनेटेड मतलब इसके अंदर ये प्रोटॉन रिलीज़ करेगी, एसिडिक जो होगी प्रोटॉन रिलीज़ करेगी, जो उसकी जो सब्सटेंस है, ड्रग सब्सटेंस है, वो नेगेटिव चार्ज अटेन कर लेगी, एनायन हो जाएगी, और वो जो चार्ज ग्रुप होता है वो मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकेगा। इसका मतलब अब प्रोटोनेटेड डीप्रोटोनेटेड क्या हुआ, ये जो ड्रग सब्सटेंस का प्रोटॉन है, दैट इज प्रोटोनेटेड फॉर्म, जब ये प्रोटॉन रिलीज हुआ, दैट इज डीप्रोटोनेटेड फॉर्म, ये डीप्रोटोनेटेड फॉर्म, ये प्रोटोनेटेड। जो वीकली एसिडिक हैं, याद रखें, जो वीकली एसिडिक हैं उसकी जो प्रोटोनेटेड फॉर्म है वो अब्जॉर्ब हो जाती है, जबकि डीप्रोटोनेटेड फॉर्म अब्जॉर्ब नहीं होती। वाइस वर्सा अगर हम इस तरह वीकली बेसिक की सूरत में देखें, उसकी जो प्रोटोनेटेड फॉर्म होती है वो ऑलरेडी ही क्या होती है, चार्ड होती है, ऑलरेडी चार्ड होगी। इसका मतलब ये मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकेगी, अब्जॉर्ब नहीं हो सकेगी। और इसी तरह अगर इसकी डीप्रोटोनेटेड फॉर्म लेके आते हैं, तो डीप्रोटोनेटेड फॉर्म जो बेसिक ड्रग की, वो न्यूट्रल हो जाती है, अनचार्ज हो जाती है, और वो भी प्रोटॉन रिलीज़ करने पे अनचार्ज हो जाएगी, और वो क्या हो जाएगी, ड्रग एब्जॉर्ब होगी, ड्रग मेम्ब्रेन क्रॉस करेगी, एब्जॉर्प्शन होगी, और इसमें इसकी होगी। तो ये एक बात आपको आपके आपके सामने आई कि जो वीकली एसिडिक हैं उसकी जो हमारे पास है प्रोटोनेटेड फॉर्म जो है वो एब्जॉर्ब होगी, जबकि वीकली बेसिक के अंदर डीप्रोटोनेटेड फॉर्म एब्जॉर्ब होगी। अब ये इन दोनों की रेशियो, प्रोटोनेटेड एंड डीप्रोटोनेटेड चार्ज अनचार्ज की रेशियो ही हमें डिटरमाइन करती है कि हमारी ड्रग कितनी एब्जॉर्ब होगी, कितनी नहीं होगी। अब ये जो रेशियो है, इन दोनों के दरमियान जो रेशियो है, हम दो चीज़ों से डिटरमाइन कर सकते हैं। एक हमारे पास है पीएच, और दूसरी है हमारे पास जनाब पीके है आपकी ड्रग। अब देखिए, पीके हर ड्रग की क्या होती है, पीके क्या है, दैट इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट या एसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। ये जो है हर ड्रग की कांस्टेंट होती है, क्योंकि पीएच जो है ये हमारी मीडियम की होती है, ये वेरी कर सकती है। ये जो पीके है, ये हमें क्या बताती है, ये हमें स्ट्रेंथ बताती है, हमारी जो ड्रग है उसकी स्ट्रेंथ बताती है कि वो कितनी एसिडिक है, कितनी बेसिक है। हमारी जो ड्रग अगर वीकली एसिडिक, वीकली बेसिक ही ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है, बहुत ज़्यादा एसिडिक या बेसिक है, वो भी एब्जॉर्प्शन उसकी भी अल्टर हो जाती है। और इसी तरह देखिए, देखें, ये जो अगर ड्रग की हमारे पीके अगर हमारी कम है, तो ड्रग क्या हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी, मोर एसिडिक होगी, इसकी मोर एसिडिक होगी। इस तरह अगर पीके ज़्यादा है तो उसकी मोर बेसिक होगी, लेस एसिडिक होगी। ये डिपेंड करती है, इस पीएच और पीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अब देखिए, पीएच एंड पीके से हम डिटरमाइन करेंगे कि हमारी प्रोटोनेटेड फॉर्म प्रीडोमिनेट करती है या डीप्रोटोनेटेड फॉर्म प्रीडोमिनेट करती है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारी वीकली एसिडिक है, अगर इसकी प्रोटोनेटेड फॉर्म डोमिनेट कर रही है तो इसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, इसकी अगर प्रोटोनेट, इसकी एब्जॉर्प्शन कम होगी। ये हम देखते हैं पीएच एंड पीके। अगर हमारी पीएच जो है, अगर हमारी पीएच जो है पीके से क्या है, लेस है, पीके ज़्यादा है और पीएच कम है, तो हमारी क्या होगी, दोनों की, चाहे वीकली एसिडिक है चाहे बेसिक है, उसकी जो हमारी प्रोटोनेटेड फॉर्म है वो क्या होगी, प्रोटोनेटेड फॉर्म जो है, प्रोटोनेटेड फॉर्म इसकी डोमिनेट करेगी। जब प्रोटोनेटेड फॉर्म डोमिनेट करेगी, तो आप खुद देखें, जो वीकली एसिडिक हैं वो तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जो वीकली बेसिक हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे। इसी तरह हमारी पीएच जो है वो ग्रेटर है पीके से, तो फिर क्या होगी, डी प्रोटोनेटेड फॉर्म जो है वो क्या होगी, वो हमारी प्रीडोमिनेट करेगी। जब वो डोमिनेट करेगी, प्रीडोमिनेट करेगी, तो आप देख सकते हैं जो वीकली एसिडिक है उसकी तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, लेकिन जो वीकली बेसिक हैं उसकी एब्जॉर्प्शन होगी। तो ये अगर दोनों पीएच एंड पीके दोनों हमारी इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, तो फिर क्या होगा, तो फिर दोनों फॉर्म, प्रोटोनेटेड एंड डी प्रोटोनेटेड फॉर्म, दोनों एग्जिस्ट करेंगी, चाहे हमारी एसिडिक है चाहे बेसिक ड्रग है, वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, क्योंकि उसकी जो प्रोटोनेटेड फॉर्म वो भी है, डी प्रोटोनेटेड फॉर्म वो भी है। जो प्रोटोनेटेड है एसिडिक की, वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, ये नहीं होगी। अगर हमारी वीकली बेसिक है, उसकी डी प्रोटोनेटेड फॉर्म एब्जॉर्ब हो जाएगी, ये नहीं होगी। तो इसको मैं आपको लिपिड फार्माकोलॉजी के ऊपर थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखिए, हम ये इसका पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ पीएच एंड पीके, ये आप सारा पढ़ लेंगे। अब देखें, हमारी ड्रग थी, जब इसकी ये वीकली एसिडिक है, इसकी हमारे ये जो है प्रोटोनेटेड फॉर्म है, और जब इसकी डीप्रोटोनेटेड फॉर्म हुई तो ये एब्जॉर्ब नहीं हुई, जबकि ये जो है ये एब्जॉर्ब हो गई। इसी तरह, और अगर हम वीकली बेसिक की बात करें, तो ये इसकी जो डीप्रोटोनेटेड फॉर्म है ये तो एब्जॉर्ब हो रही है, लेकिन जो प्रोटोनेटेड फॉर्म है ये एब्जॉर्ब नहीं हो रही, क्योंकि ये चार्ज है। और इस तरह आप ये नीचे ग्राफ देख सकते हैं, आप इसको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब देखिए, अगर हमारी पीएच पीके से कम है, पीएच पीके से कम से कहता है कि इसकी प्रोटोन डिफरेंट फॉर्म प्रीडोमिनेट कर रही है। तो आप, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर प्रोटोनेटेड
प्रीडोमिनेट कर रही है प्रोटोनेटेड फॉर्म, तो वीकली जो एस्टिक है उसकी ऑब्जर्प्शन होगी, बेसिक की नहीं होगी। इसी तरह अगर पीएच जो है लेस है पीके से, तो फिर क्या होगी, डिप्रोटोनेटेड फॉर्म प्रीडोमिनेट करेगी। आगे ज़्यादा आप देख सकते हैं, अगर दोनों इक्वल हैं तो फिर दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करेंगी, चाहे वो है एस्टिक है या बेसिक ड्रग है, उसकी ऑब्जर्प्शन होगी। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था पीएच एंड पीके समझने वाला। तो आगे जो है हम आसान है सारे पढ़े हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। ब्लड फ्लो टू ऑब्जर्प्शन एरिया, ऑब्जर्प्शन एरिया में जितने ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा उसकी ऑब्जर्प्शन उतनी ज़्यादा होगी। इंटेस्टाइन के अंदर ब्लड फ्लो ज़्यादा करता है बजाय स्टोमक की, तो उसकी ऑब्जर्प्शन ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे कह रहा है कि शॉक, जब शॉक हो लगता है, शॉक होता है तो कुटेनियस टिश्यूज़ के अंदर ना ये ब्लड की अब जो फ्लो है वो कम हो जाता है। तो अब सब कुटेनियस कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे ड्रग की, तो उसकी ऑब्जर्प्शन कम होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंसुलिन है। इसी तरह अगर हम इसी तरह अगर हम तीसरा फैक्टर देखें, दैट इज टोटल सर्फेस एरिया अवेलेबल फॉर ऑब्जर्प्शन। आप देखें, ऑब्जर्प्शन के लिए जितना ड्रग के लिए जितना ज़्यादा सर्फेस एरिया होगा उसकी ऑब्जर्प्शन ज़्यादा होगी। दैट इज इन इंटेस्टाइन के मैक्रोविलाई विलाई होते हैं, उसका ऑब्जर्प्शन ज़्यादा होता है। 1000 टाइम्स स्टोमिक निस्बत ज़्यादा होगी, ऑब्जर्प्शन ज़्यादा होती है। इस तरह कंटैक्ट टाइम, ये भी हम पढ़ चुके हैं, गेस्ट इम्पेडिंग टाइम। अब जितना कम होगा ड्रग का हमारी जीआईटी के साथ कंटैक्ट ज़्यादा होगा, जितनी ड्रग जो है इंटेस्टाइन के अंदर ज़्यादा टाइम रहेगी वो उसकी ऑब्जर्प्शन ऐसे ज़्यादा होती रहेगी। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर जीआईटी की मोटिलिटी बहुत ज़्यादा है तो ड्रग का कंटैक्ट टाइम कम होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे डायरिया की सूरत में ड्रग जल्दी एलिमिनेट हो जाएगी, उसकी ऑब्जर्प्शन नहीं हो सकेगी। इस तरह फूड इफेक्ट करती है, हमने ये सारे फैक्टर्स पढ़ चुके हैं, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद आखिरी हमारे पास फैक्टर है पी ग्लाइकोप्रोटीन। ये जो पी ग्लाइकोप्रोटीन क्या होती है, ये प्रोटीन्स होती हैं स्पेसिफिक, जो कि हमारे सेल्स की मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होती हैं, और इनका काम ये होता है कि सेल के अंदर से मटेरियल को बाहर एक्स करना। जब मटेरियल एक्स करती हैं उसके अंदर जो ड्रग्स होती हैं उसको भी एक्स करती हैं, बाहर निकालती हैं, सेल के आउट निकालती हैं। जब सेल के बाहर निकालेंगी तो साफ ज़ाहिर है सेल की ड्रग की ऑब्जर्प्शन नहीं हो सकेगी, जो ड्रग सेल के अंदर हैं वो बाहर हो जाएंगी। जब इस ड्रग को बाहर निकालेगी तो ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस भी हो सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक हमारे पास पी ग्लाइकोप्रोटीन है मेम्ब्रेन के अंदर, तो काफ़ी सारे मटेरियल्स को ये बाहर निकालती है। इसी तरह हमारे पास ड्रग होगी उसको भी सेल के बाहर निकालेगी। जब बाहर निकालेगी तो फिर उसकी ऑब्जर्प्शन भी इफेक्ट होगी, और इसी तरह ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस भी काज कर सकती है, क्योंकि जब ये ड्रग सेल के अंदर इंटर नहीं होगी, ड्रग अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगी, दैट ड्रग विल बी रेजिस्टेंट। तो ये हमारे थे फैक्टर्स चंद एक जो ऑब्जर्प्शन इफेक्ट करते हैं। तो आगे हमारा ऑब्जर्प्शन का लास्ट टॉपिक रहता है, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट बायो अवेलेबिलिटी। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये बायो अवेलेबिलिटी होती क्या है? एक्चुअली मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी है। बायो अवेलेबिलिटी जो है मेजरमेंट है किस चीज़ की, उस रेट एंड एक्सटेंट की जो थेराप्यूटिकली एक्टिव ड्रग हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुँचती है इन अनचेंज्ड फॉर्म में। ठीक है, एंड इज़ मेड अवेलेबल एट द साइट ऑफ एक्शन, और अपना एक्शन परफॉर्म करने के लिए जिस रिसेप्टर पे अपनी साइट ऑफ एक्शन पे अवेलेबल होगी, उस अमाउंट को, उस एक्सटेंट को हम कहेंगे दैट इज़ बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, अब ये अनचेंज्ड फॉर्म ड्रग की पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि जो ड्रग देते हैं वो एक्चुअली एक्टिव फॉर्म में होती है, और अनचेंज्ड फॉर्म में पहुंचेगी तो हमारे लिए जो है उसका एक्शन है अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी। अगर लीवर के अंदर जाके वो मेटाबोलाइज हो जाती है, इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स बन जाती हैं, तो वो हमारे काम की नहीं रहेगी। कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि उन्हें हम प्रो ड्रग कहते हैं, जो पहले से इनएक्टिव होती हैं फिर लीवर में जाके एक्टिव हो जाती हैं, वो एक अलग क्राइटेरिया है। अब आपको बायो अवेलेबिलिटी की समझ आ गई होगी क्या होती है। अब सिंपली इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग दैट रीचेज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। लिपन कार्ड में शॉर्ट से इसकी डेफिनेशन है, आप इसको याद करना चाहें इसको कर सकते हैं। अब बायो अवेलेबिलिटी दो तरह की होती है, एक हम बायो अवेलेबिलिटी को कहते हैं एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है, और दूसरी होती है कंपेरेटिव या रिलेटिव। अब इसको मैं एक्सप्लेन थोड़ा सा कर दूंगा। हम इसमें सबसे पहले देखते हैं कि हमने बायो अवेलेबिलिटी की डिटर्मिनेशन कैसे करनी है, कैसे डिटरमाइन करना है। तो इसके अंदर हम एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी को ले लेते हैं। एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी एक्चुअली ये जो है ना, इसके अंदर क्या होता है कि आप एक ड्रग को एक आईवी रूट के थ्रू देते हैं। ठीक है, हमारे पास एक ड्रग है, उसको आप आईवी रूट के थ्रू देते हैं, और दूसरी ड्रग को आप ओरली देते हैं या किसी और रूट के थ्रू देते हैं। अब उसी एक ही ड्रग की आप डिफरेंट रूट्स के थ्रू देकर उनकी जो बायो अवेलेबिलिटी जो मेजर करेंगे, कंपेयर करेंगे, उसको कहेंगे दैट इज़ एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी। ठीक है, आप फार्माकोलॉजी में जनरल यही पढ़ेंगे, सिर्फ एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी ही पढ़ेंगे। कंपेरेटिव ये एक अलग सा टॉपिक है जो बायो फार्मास्यूटिक्स में पढ़ाया जाता है। तो आप इसको याद रखें कि एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है। अब आपने कैसे डिटर्मिनेशन करनी है इसकी, आपने क्या करना है, एक मतलब पेशेंट लेना है वॉलंटियर, उसको आपने क्या करना है, एक पेशेंट को देना है आईवी के थ्रू ड्रग देनी है, और फिर ओरली देनी है। आपने आईवी के थ्रू जब एडमिनिस्टर करेंगे, फिर उसके बाद आपने टाइम टू टाइम उसका ब्लड सैंपल लेना है। ब्लड सैंपल लेने के बाद उसकी जो ब्लड के अंदर ड्रग की अमाउंट है वो मेजर करते जाना है। ठीक है, और इस तरह आपके पास एक ग्राफ बनेगा, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है,
जो आपने आईवी दिया है, तो आईवी दिया है चूँकि जब आईवी जो होती है ना इसके अंदर 100% जो होती है वो ब्लड के अंदर ब्लड जाती है, मतलब इसकी बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है, क्योंकि आप सारी की सारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में ही एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। और इस जबकि ओरली होती है ये 100 ये कम होती है, क्यों? क्योंकि आगे हम इसका रीजंस पढ़ेंगे कि ओरली के थ्रू किन किन फैक्टर्स के थ्रू हमारी बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने ओरली दी है 100 मिलीग्राम एक ड्रग दी है, ठीक है। वो जब आप उसकी बायोअवेलेबिलिटी मेजर करते हैं तो आपको 70% मिलती है, तो 30% लॉस हो जाती है। ये कहाँ होती है? फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके फैक्टर्स। अच्छा, अब आप आईवी के थ्रू हमने दी ड्रग, अपने वक्त से वक्त टाइम टू टाइम क्या लेते रहेंगे, सैंपल लेते रहेंगे। तो चूँकि आईवी में 0 पॉइंट पे सारी की सारी ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में होती है, तो इसका ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये हमारे पास प्लाज्मा कंसंट्रेशन आप लेनी है वाई एक्सिस पे और आपने टाइम लेना है एक्स एक्सिस पे। तो आपने जो ग्राफ आपका जो आएगा इस तरह आएगा कि ये टॉप से स्टार्ट होगा, ये से जाएगा, क्योंकि जब आपने आईवी के थ्रू दी 100% ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में, फिर जैसे एक्सक्रीशन होगी तो फिर ये रिलीज डिक्रीज होती जाएगी टाइम टू टाइम, ठीक है। ये ग्राफ बन जाएगा। और इसी तरह आप, ये है आईवी का, आप ओरली एक ड्रग देंगे, उसके बाद उसका ग्राफ देखेंगे, ग्राफ बनाएंगे। जब आप ओरली देंगे तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में 0 पॉइंट पे 0 टाइम पे वो 0 होगी। जैसे ही उसकी मतलब आगे एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है, फिर उसके बाद उसका ग्राफ ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। ये यहाँ पे जाके मैक्सिमम अमाउंट आपको प्लाज्मा मिलेगी। फिर इसके बाद एक्सक्रीशन का प्रोसेस होगा, फिर इसके बाद आपको डिक्रीज़ होती जाएगी, जो आपकी मेजरमेंट करेंगे प्लाज्मा कंसंट्रेशन ड्रग की, और डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इस तरह ग्राफ मिलेगा। हमारे पास 2 ग्राफ है, एक आईवी का, एक ओरल का। आप इनके नीचे, इसके नीचे जो एरिया है, ये जो कर्व है आईवी की, ओरल की, इसके नीचे जितना भी एरिया है इसको हम कहते हैं एयूसी, एरिया अंडर द कर्व। अब एयूसी ऑफ आईवी का भी मालूम कर लेना है, एयूसी ऑफ ओरल का भी मालूम कर लेना है। आपके पास 2 एरिया आ गया, ठीक है। आप इन दोनों के थ्रू आप बायोअवेलेबिलिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। हम इसका फार्मूला इस तरह लिखेंगे, बायोअवेलेबिलिटी या एब्सोल्यूट अवेलेबिलिटी कह सकते हैं कि एयूसी ऑफ आईवी बटा, क्योंकि आप डोज भी तो देंगे ना, तो डोज ऑफ आईवी, ठीक है, डोज यहाँ लिख देते हैं, डोज ऑफ आईवी बटा एयूसी ओरली या ओरल ड्रग और डोज ऑफ ओरल, ठीक है। अगर आप इसकी परसेंटेज निकालें, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। तो आप ये है इस तरह। अब अगर आपको इस तरह याद नहीं रहता तो आप इस तरह लिख सकते हैं एयूसी आईवी ओवर एयूसी, आप इस तरह लिख सकते हैं एयूसी ओरल मल्टीप्लाई, मतलब डोज जो है डोज ऑफ ओरल और ओवर डोज ऑफ आईवी मल्टीप्लाई 100। ये असल फार्मूला होता है बायो अवेलेबिलिटी का। लिपन का फार्माकोलॉजी के अंदर इन्होंने सिंपल दिया है, इन्होंने डोज का जिक्र नहीं किया। इन्होंने लिखा है कि बायो अवेलेबिलिटी आपने सिंपल इस तरह लिखनी है, बायो अवेलेबिलिटी एयूसी, ठीक है, एयूसी ऑफ ओरल ओवर एयूसी ऑफ आईवी। अगर परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो ये सिंपली लिखा है, ये है लिपन का फार्माकोलॉजी की। एक्चुअली हम चूँकि जो भी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उसकी डोज भी तो होगी, तो डोज के लिए हम जो ये वाला फार्मूला लिखेंगे, या ये लिख लें या ये लिखें, एक ही चीज़ है, ठीक है। इन दोनों में से एक फार्मूला लिखेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको जनरल कंसेप्ट मिला कि हमने बायोअवेलेबिलिटी मेजर कैसे करनी है, ओरली या आईवी, ठीक है। आपने एक ड्रग क्या आईवी दी है, उसकी 100% बायोअवेलेबिलिटी आएगी, वो फार्मूले के थ्रू आप मेजर करेंगे। इस तरह फिर ये ओरली देंगे, उसका एयूसी मेजर करेंगे, फिर दोनों को आप कंपेयर करके फार्मूले के थ्रू आप बायोअवेलेबिलिटी निकाल सकते हैं। अच्छा, तो इसके बाद हमारे पास हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बायोअवेलेबिलिटी। और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी बायोअवेलेबिलिटी को डिक्रीज़ कर सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स पर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो है हमारे पास आता है वो है फर्स्ट पास इफेक्ट। क्या है फर्स्ट पास इफेक्ट? ये क्या होता है, इसको समझना ज़रूरी है। फर्स्ट पास इफेक्ट, अब देखिए फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है। आपने कोई ड्रग जब ओरली दी है, ओरली जो भी ड्रग देंगे वो क्या होगी, वो अब्जॉर्प्शन से पहले, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले, क्योंकि जीआईटी में आती है, जीआईटी के थ्रू आगे चल जाती है पोर्टल सर्कुलेशन में। पोर्टल सर्कुलेशन इसे कहाँ पहुंचा जाता है, पोर्टल सर्कुलेशन इसे लीवर में पहुंचा देता है। जब ड्रग लीवर में जाएगी, लीवर इज़ अ मेटाबोलाइजिंग ऑर्गन, ठीक है। ये क्या कर देगा, हमारी जो ड्रग होगी उसको मेटाबोलाइज कर देगा, मेटाबोलाइज करके हमारी जो मेटाबोलाइट्स होंगे उन्हें इन ड्रग को इनएक्टिव कर देगा, क्योंकि हमें तो एक्टिव ड्रग ही काम किया ना। एक्टिव ड्रग होगी तो हमारा एक्शन परफॉर्म करेगी, ड्रग हो जाती है इनएक्टिव। जब इनएक्टिव होती है तो फिर वो अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी और वो बगैर अपना एक्शन परफॉर्म किए बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगी। तो जितनी अमाउंट ऑफ ड्रग जीआईटी से पोर्टल सर्कुलेशन में पहुंचने के बाद लीवर में इनएक्टिव हो जाती है और एक्शन नहीं परफॉर्म करती, उससे हम कहेंगे दैट इज़ फर्स्ट पास इफेक्ट, कि हमारी ड्रग फर्स्ट पास इफेक्ट के थ्रू गुजरी है, जिससे हमें इफेक्ट नहीं मिला। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि बायो अवेलेबिलिटी को डिक्रीज़ कर सकता है, क्योंकि ड्रग इनएक्टिव हो जाएगी, सिस्टमिक सर्कुलेशन में अवेलेबल नहीं होगी, साइट ऑफ एक्शन भी अवेलेबल नहीं होगी, तो हमें
बायोअवेलेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी। अब इसके अंदर एक आपको बेहतरीन एग्जांपल दूं, नाइट्रोग्लिसरीन है। जैसे जो नाइट्रोग्लिसरीन जो है, अगर इसको आप ओरली देते हैं, अगर आप इसको ओरली देते हैं तो ये 90% क्या हो जाती है, फर्स्ट पास के इफेक्ट के थ्रू इनएक्टिव हो जाती है। 90%, 10% ओनली हमारे पास बचती है। इसकी वजह से हमें इसकी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट डोजेस देनी पड़ती हैं, दिन में काफ़ी मरतबा देना पड़ता है। तो फिर हम क्या करते हैं, फर्स्ट पास इफेक्ट से बचने के लिए हम इसे या तो फिर क्या देते हैं, सब लिंगुली दे देते हैं। ठीक है, सब लिंगुली दे देते हैं, या फिर हम इन्हें आईवी के थ्रू दे देते हैं, या फिर हमें ट्रांसडर्मल पैच के थ्रू या किसी और रूट के थ्रू दे देते हैं, ताकि हमें इसकी बायोअवेलेबिलिटी मिल सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारी बायोअवेलेबिलिटी पे इफेक्ट कर रहा है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है सोलोबिलिटी। सोलोबिलिटी क्या है? अब देखें, हमने पीछे पढ़ा कि हमारी जितनी ड्रग लाइपोफिलिक होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, अब्जॉर्प्शन होगी इसकी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लिपोफिलिक है, बहुत ज़्यादा लिपोफिलिक है, वो भी नुकसानदेह है। वो क्या होगी, जब बहुत ज़्यादा लिपोफिलिक होगी तो वो एक्वस हमारे सॉल्वेंट के अंदर सोलबल नहीं होगी। जो एक्व सॉल्वेंट है, एक्व सोल्यूशन है, उसके अंदर उसकी सोलबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। और इसके अलावा अगर हमारी ड्रग बहुत ज़्यादा हाइड्रोफिलिक है, बहुत ज़्यादा हाइड्रोफिलिक है, तो वो भी नुकसानदेह है। वो क्या, कि वो हमारी मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगी। क्या, मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगी तो वो अब्जॉर्ब नहीं होगी। अब्जॉर्ब नहीं होगी तो हमारी बायो अवेलेबिलिटी नहीं होगी। तो क्या होना चाहिए, ड्रग की सोलबिलिटी एक इंटरमीडिएट होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा लिपोफिलिक हो लेकिन एक्वस सॉल्वेंट में अब्जॉर्ब भी हो सके, तो वो हमारे लिए अच्छी बायोअवेलेबिलिटी दे सकती है। इसलिए हमारी जो ड्रग्स होती हैं ज़्यादातर वीक एसिड्स या वीक बेसिस होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास तीसरा फैक्टर इसका जो है वो है केमिकल इनएक्टिविटी। केमिकल इनएक्टिविटी क्या है? अब देखिए, कुछ ड्रग्स क्या होती हैं, हमारे जीआईटी के अंदर जाकर अनस्टेबल हो जाती हैं। जीआईटी के अंदर जाकर अनस्टेबल होगी। जब अनस्टेबल होगी तो वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में नहीं पहुंच पाएगी, हमें बायोअवेलेबिलिटी नहीं देगी। फॉर एग्जांपल पेंसिलिन जी क्या करती है, ये जाके हमारे जीआईटी में अनस्टेबल हो जाती है, केमिकली अनस्टेबल हो जाती है। इसी तरह कुछ ड्रग्स हमारी क्या जीआईटी के अंदर जाकर क्या करती हैं, जीआईटी के डिग्रेडेटिव एंजाइम्स हैं, हमारी ड्रग्स को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमारे पास इंसुलिन है। तो ये फैक्टर भी मैटर करता है हमारी बायोअवेलेबिलिटी पे। ठीक है, अगर हमारी ड्रग जो है जीआईटी के अंदर डिस्ट्रॉय हो गई है, वो सिस्टम सर्कुलेशन नहीं पहुंच पाएगी, वो हमारी साइट ऑफ एक्शन पे एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी। इसी तरह अगर कोई ड्रग अनस्टेबल हो गई है, वो भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारी बायोअवेलेबिलिटी पे इफेक्ट करता है। इसी तरह एक चौथा फैक्टर है नेचर ऑफ ड्रग फार्मुलेशन। क्या है, ड्रग फार्मुलेशन। अब ड्रग फार्मुलेशन हम पीछे इसके फैक्टर्स में पढ़ चुके हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जब ड्रग बनती है, जब ड्रग की फार्मुलेशन हो रही होती है, तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक्सिपिएंट्स है, एक्सिपिएंट्स के बारे में पढ़ा, काफ़ी सारे एक्सिपिएंट्स हैं। ठीक है, जो कि ड्रग फार्मुलेशन में ऐड किए जाते हैं और वो हमारी बायोअवेलेबिलिटी पे इफेक्ट हो रहे होते हैं। इस तरह हमारी जो ड्रग है उसका पार्टिकल साइज़, इसके अलावा हमने और प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। फॉर एग्जांपल जैसे पॉलीमॉर्फिज्म थी। ठीक है, इसके अलावा साल्ट फॉर्मेशन थी, और कोटिंग्स पढ़ी थी, इंटेरिक कोटिंग, सस्टेन रिलीज कोटिंग। ये सारी चीज़ें क्या कर रही थी, हमारी डिसोल्यूशन रेट पे इफेक्ट कर रही थी। जब ये डिसोल्यूशन रेट पे इफेक्ट करेंगी तो हमारी बायोअवेलेबिलिटी इफेक्ट करेंगी, क्योंकि जितनी अच्छी डिसोल्यूशन होगी उतनी अच्छी ही अब्जॉर्प्शन होगी, उतनी अच्छी ही बायोअवेलेबिलिटी होगी। तो ये अगर आपके ये सारे एक्सिपिएंट्स वगैरह, अगर आपकी ड्रग की नेचर अच्छी नहीं है तो उसकी डिसोल्यूशन अच्छी नहीं होगी और वो अच्छे से ऑब्जर्व नहीं हो पाएगी। अगर इनकी अच्छी नेचर है, अच्छी नेचर के हैं, अच्छी उनकी डिसोल्यूशन होगी और अच्छी ऑब्जर्प्शन होगी, आपको अच्छी बायोअवेलेबिलिटी मिल सकती है। तो ये चंद एक फैक्टर्स है जो कि हमारी बायोअवेलेबिलिटी पे इफेक्ट कर रहे हैं। लिपिड फार्माकोलॉजी में आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखें, हमने बायोअवेलेबिलिटी पढ़ी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर हमने डिटर्मिनेशन का मेथड पढ़ा, तो मैंने आपको ग्राफ के थ्रू अच्छी तरह से समझा दिया, आप उस तरह नोट कर लें। इसके बाद इसके कुछ फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स में हमारे पास 4 मेन फैक्टर्स लिपिड फार्माकोलॉजी में एक्सप्लेन किए हुए हैं। फर्स्ट पास फैक्ट क्या होता है हमने समझा, इसके बाद सोलबिलिटी ऑफ ड्रग है, केमिकल इंस्टेबिलिटी है, और इसके बाद नेचर ऑफ ड्रग है। एक टॉपिक बचा हुआ है बायो इक्विवेलेंस। मैं छोटी सी वीडियो के अंदर आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा कि बायो इक्विवेलेंस क्या होती है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। अच्छा, पीछे हमने एक टर्म यूज़ की थी कि बायोअवेलेबिलिटी की 2 टाइप्स हैं। एक तो थी एब्सोल्यूट, हमने सारा एब्सोल्यूट के बारे में पढ़ा। एक होती है रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी। रिलेटिव या उसको हम कंपैरेटिव भी कहते हैं। थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ ये क्या होती है। जो रिलेटिव या कंपैरेटिव है, इसमें क्या है, जो एब्सोल्यूट थी उसके अंदर हम क्या थी, एक ही ड्रग थी, उसको हमने आईवी के थ्रू, ओरली के थ्रू दे के कंपेयर किया और हमने बायोअवेलेबिलिटी मालूम की। इसके अंदर क्या होता है कंपैरेटिव या रिलेटिव के अंदर, इसके अंदर आप 2 डिफरेंट ड्रग्स जो हैं एक ही रूट के थ्रू देते हैं और फिर उनकी AUC, एरिया अंडर द कर्व, जो आपके पास आता है उनको कंपेयर करके आप मालूम करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ड्रग A थी, ठीक है, एक B थी। ठीक है, आपने दोनों को क्या दिया, दोनों को आपने ओरली दिया।
अब क्या करेंगे, ए ड्रग का AUC मालूम करेंगे, बी ड्रग का AUC मालूम करेंगे, दोनों को ऑरली। अब इन्हीं दोनों के AUC को आप क्या करेंगे, AUC ऑफ ए बटा AUC ऑफ बी मल्टीप्लाई डोज जो आपने दी थी, डोज ऑफ बी बटा डोज ऑफ ए, अगर आपने मालूम करनी है इसकी परसेंटेज, मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारे पास कंपेरेटिव रिलेटिव वेरिएबिलिटी आ जाएगी। इसके अंदर मेन कंसेप्ट क्या है कि टू डिफरेंट ड्रग्स एक ही रूट के थ्रू देंगे, उनके AUC को कंपेयर करेंगे, तो आपके पास इसकी रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी या कंपेरेटिव बायोअवेलेबिलिटी आ जाएगी। अच्छा, हमारा एक छोटा सा टॉपिक रहता था बायो इक्विवेलेंस। हमने बायोअवेलेबिलिटी को बहुत डिटेल से पढ़ा है। तो बायो इक्विवेलेंस क्या होता है ये थोड़ा सा मिलें। एक्चुअली बायो इक्विवेलेंस जो है ना, हमारी टू और मोर ड्रग प्रोडक्ट्स की ना बायो अवेलेबिलिटी का क्या होता है, कंपैरिजन होता है। बायो अवेलेबिलिटी ऑफ टू ड्रग्स जब कंपैरिजन करेंगे इस प्रोसेस को बायो इक्विवेलेंस कहते हैं। एक्चुअली बायो इक्विवेलेंस जो है ये क्लिनिकल स्टडीज़ के अंदर यूज़ होता है। क्लिनिकल स्टडीज़ में यूज़ होता है। अच्छा देखें कि जो दो ड्रग्स बायो इक्विवेलेंट होंगी, उसी वक्त बायो इक्विवेलेंट होगी अगर उनकी बायो अवेलेबिलिटी एंड टाइम टू रीच पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन सिमिलर हैं, कंपेरेबल हैं। इस हम कहेंगे दोनों ड्रग्स के हैं बायो इक्विवेलेंट हैं। बायो इक्विवेलेंस के अंदर हमारी जो दो ड्रग प्रोडक्ट्स हैं बायो इक्विवेलेंट होनी चाहिए। अच्छा, होता क्या है कि US FDA, आपने सुना होगा US FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो तमाम ड्रग को मतलब कंट्रोल करती है। इसके अंदर इसके पास एक ऑरेंज बुक है। ऑरेंज बुक के अंदर क्या होता है, एक रेफरेंस लिस्टेड ड्रग्स, एक लिस्ट है उन तमाम ब्रांड्स की जो कि अप्रूव्ड है, जिनके ऊपर मुकम्मल क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं, अप्रूव्ड हैं, और उनके अंदर उसको ऑरेंज बुक के अंदर लिखा गया है। अब कोई भी नई फार्मास्यूटिकल कंपनी अगर उसी जेनेरिक से नया ब्रांड बनाने आएगी, तो वो क्या करेगी, उस ऑरेंज बुक में से उस ड्रग को, उस ब्रांड को लेगी और उसके साथ अपनी ड्रग है उसकी बायोअवेलेबिलिटी कंपेयर करेगी, अपनी सेफ्टी, ठीक है, उसकी एफिकेसी, सारी चीज़ें कंपेयर करने के बाद वो अपनी स्टडीज़ जो है FDA को देगी, वहाँ से अप्रूव कराएगी, फिर उसकी जो ड्रग प्रोडक्ट है वो मार्केट में आएगी। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल नेक्सियम है। नेक्सियम जो है इसमें होता है इसोमेप्राजोल। जो इसोमेप्राजोल है ये एक RLD ड्रग है, इसोमेप्राजोल RLD में मौजूद है। अब कोई और कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी इसोमेप्राजोल जेनेरिक से अपना ब्रांड बनाएगी, तो वो नेक्सियम को एज अ स्टैंडर्ड लेगी। स्टैंडर्ड लेने के बाद अपना वो जो सारी बायोअवेलेबिलिटी एंड एफिकेसी जितनी सेफ्टी स्टडीज़ है कंपेयर करेगी और वो अप्रूव कराएगी। इसी तरह एक और इसकी एग्जांपल है हमारे पास जिथ्रोमैक्स की। जो जिथ्रोमैक्स है इसमें होता है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन, कोई कंपनी अगर एजिथ्रोमाइसिन जेनेरिक से अपना ब्रांड बनाना चाहती है, तो वो जिथ्रोमैक्स को एज अ स्टैंडर्ड लेगी और अपनी बायोअवेलेबिलिटी कंपेयर करके FDA से अप्रूव कराएगी। तो हम बायो इक्विवेलेंस का जो फार्मूला है हम इस तरह लिख सकते हैं कि आप दोनों ड्रग प्रोडक्ट्स की बायो अवेलेबिलिटी मेजर करेंगे। उनका AUC है, एरिया अंडर द कर्व, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा, उसी तरह आपने मालूम करना है। फिर आपके पास चूँकि दो ड्रग्स हैं, एक सैम्पल होगी जो कि नई फार्मास्यूटिकल कंपनी अपनी ड्रग इंट्रोड्यूस करा रही है, और एक स्टैंडर्ड होगा जिसको एज अ RLD से लेगी। अब AUC आपने सैंपल का, ठीक है, और ओवर AUC ऑफ स्टैंडर्ड, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास बायो इक्विवेलेंस आ जाएगी। तो ये सिंपल सा फार्मूला है बायो इक्विवेलेंस मेजर करने का। ये छोटा सा कंसेप्ट था, डिपेंड फार्माकोलॉजी में दिया हुआ है। तो अब देखें, जो आपकी ड्रग है जो आपने अप्रूव करानी है, तो वो क्या होनी चाहिए, थेराप्यूटिकली इक्विवेलेंट होनी चाहिए आपके स्टैंडर्ड के साथ। थेराप्यूटिकली इक्विवेलेंट होनी चाहिए आपकी स्टैंडर्ड के साथ। तो ये थेराप्यूटिकल इक्विवेलेंट क्या होती है, ये थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट उसी वक्त होगी आपकी ड्रग अगर वो फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट है। अब फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट क्या है, फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट ये होता है कि आपकी ड्रग, उसकी सारी डोजेज फॉर्म, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी जितनी भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारी सेम होगी, लेकिन उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट होगी। जैसे आपकी टेबलेट है, उसकी स्कोरिंग, उसकी कन्फिगरेशन, उसकी एक्सिपिएंट्स वगैरह, तो लेबलिंग वगैरह ये डिफरेंट होगी, लेकिन बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उसकी जो जितनी चीज़ें मैंने कही वो सेम होगी। इसे हम कहेंगे दैट इज़ फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट। दोनों ड्रग अगर फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट हैं तो वो थेराप्यूटिकली इक्विवेलेंट होगी, थेराप्यूटिकल इक्विवेलेंट होगी तो वो बायो इक्विवेलेंट भी होंगी। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट था बायो इक्विवेलेंस के बारे में।